अध्याय 241 अध्याय 241 अध्याय 180 उत्तर नगर सुधार _2 अध्याय 241 अध्याय 180 उत्तर नगर सुधार _2 अनुवादक 54,96,90,339 नौकरों ने तुरंत लकड़ी के संदूक खोले जो चमचमाते चांदी से भरे हुए थे। चांदी को देखकर लू चेन ने मन ही मन कहा, 70,000 ताइल चांदी के बदले कई लाख ताइल चांदी का सौदा। इस व्यापार में तो कतई घाटे का भाव नहीं है। उन्होंने उत्तरी शहर के अधिकारियों के वेतन के लिए केवल 70,000 ताइल चांदी आवंटित की थी, लेकिन वेतन वितरित होने से पहले ही उत्तरी शहर के अधिकारियों ने कई लाख ताइल चांदी सौंप दी थी। लू चेन नीचे झुकी, लकड़ी के बक्सों में से एक से चांदी की एक सिल उठाई और फिर बोली, ली रूई वाकई ईमानदार नहीं है। यान काउंटी के अधिकारी ही कई लाख ताइल चांदी दे सकते हैं, फिर भी वह कुछ ही दिन पहले वेतन के लिए मेरे पास आया था। इतना कहकर लू चेन ने अपना सिर घुमाया और राजकुमार के महल के नौकरों से कहा, गिनो, देखो कितना चांदी है। लू चेन की बात सुनकर राजकुमार के महल के नौकरों ने तुरंत चांदी गिनना शुरू कर दिया। लू चेन राजकुमार के महल के विशाल हॉल में नहीं रुके। उन्होंने एक नौकरानी को मुजिक्सुआन को चांदी का ध्यान रखने के लिए बुलाने को कहा और फिर वे स्वयं उत्तरी शहर के लिए सुधार प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने के लिए अपने अध्ययन कक्ष में लौट गए। जब मुजिक्सुआन ने राजकुमार के महल के विशाल हॉल में कई लाख ताइल चांदी देखी तो वह बेहद हैरान रह गई। इसके स्रोत के बारे में पूछताछ करने पर उसका आश्चर्य और भी बढ़ गया। गरीबी से जूझ रहे उत्तरी शहर के अधिकारियों ने 4-5 लाख ताइल चांदी का गबन कर लिया था। हालांकि मुजिक्सुआन ने बाद में लू चेन से इस मामले पर और चर्चा नहीं की। आखिरकार ये राजकीय मामला था और इसे निपटाना लू चेन की जिम्मेदारी थी। जहां तक चांदी की बात है, उसे शाही खजाने में जमा किया जाना था, क्योंकि वे जल्द ही एक नया खजाना स्थापित करने वाले थे। कुछ दिनों बाद उत्तरी शहर की लघु सभा आधिकारिक रूप से शुरू हुई। चूंकि राजनीतिक मामलों का हॉल अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए लू चेन के पास सभा के आयोजन स्थल के रूप में राजकुमार के महल के बाहरी प्रांगण के भव्य हॉल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बैठक में न केवल नॉर्थ सिटी के सभी अधिकारी उपस्थित थे, बल्कि सैन्य जनरलों ने भी भाग लिया। सुबह लू चेन ने उठकर साधारण नाश्ता करने के बाद राजकुमार के महल के विशाल हॉल की ओर प्रस्थान किया, जहां अधिकारी और सैन्य जनरल पहले ही पहुंच चुके थे। इस बैठक का सामना करते हुए नॉर्थ सिटी के अधिकारी बहुत घबराए हुए थे, जबकि सैन्य जनरल ऐसे खड़े थे मानो उन्हें कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वे अधिकारियों को बैठक पर चर्चा करते हुए सहजता से देख रहे थे। उसी क्षण प्रवेश द्वार से जिनीवेई गार्ड की आवाज सुनाई दी, राजकुमार आ गए हैं। ये सुनकर राजकुमार के महल का पहले से ही शोरगुल भरा विशाल हॉल पल भर में शांत हो गया, क्योंकि लोग उत्सुकता से अपने मुंह बंद कर लिए। इसके बाद लू चेन भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए मुख्य द्वार के ठीक सामने अपनी सीट पर बैठ गया। ली रूई ने तुरंत पहल करते हुए कहा, मैं राजकुमार को प्रणाम करता हूँ। राजकुमार की जय हो, उनकी जय हो, उनकी जय हो। लू चेन ने उदासीनता से उत्तर दिया, औपचारिकताएं छोड़ो। फिर लू चेन ने कहा, मुझे विश्वास है कि सभी ने सुना होगा कि मैंने आप सभी को राजनीति पर चर्चा करने के लिए राजकुमार के महल में बुलाया है, मुख्य रूप से उत्तरी शहर में सुधार के मामले के लिए। मैं 1 साल से अधिक समय से नॉर्थ सिटी में हूँ और प्रथा के अनुसार मुझे अपनी एक टीम बनानी चाहिए। हालांकि अन्य मामलों और बर्बर सेना द्वारा 2 बार किए गए दक्षिणी आक्रमण के कारण मुझे अब तक समय नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों में विचार विमर्श करने के बाद मैंने नॉर्थ सिटी में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। इतना कहकर लू चेन ने अपने बगल में खड़े जिनीवेई गार्ड की ओर सिर घुमाया और आदेश दिया, इसे पढ़ो। लू चेन के आदेश पर जिनीवेई गार्ड ने एक लंबा स्क्रॉल निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। उत्तर नगर को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। उत्तर नगर को उत्तर देश के नाम से जाना जाएगा और उत्तर देश में कार्मिक, गृहस्थी, रीति रिवाज, युद्ध, आपराधिक न्याय, निर्माण, वाणिज्य और शिक्षा मंत्रालय स्थापित किए जाएंगे। उत्तर देश में सैन्य और नागरिक शासन को अलग रखने की नीति अपनाई जाएगी। युद्ध मंत्रालय का प्रबंधन पूरी तरह से उत्तर राजकुमार द्वारा किया जाएगा और उत्तर नगर की सैन्य शक्ति में भी सुधार किया जाएगा। उत्तर नगर के सैन्य सुधार इस प्रकार हैं। जैसे ही जिनीवेई गार्ड ने सुधार उपायों को पढ़ा, हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी लोग ध्यान से उस बात को सुन रहे थे जो उनसे सीधे तौर पर संबंधित थी। आधा घंटा बीतने के बाद जिनीवेई गार्ड ने आखिरकार पांडुलिपि की सामग्री पढ़ना समाप्त कर दिया। जैसे ही जिनीवेई गार्ड ने पढ़ना बंद किया, लू चेन ने कहा, अब यदि आपके मन में सुधार उपायों के बारे में कोई प्रश्न है या यदि आप किसी बात से असहमत हैं तो बेझिझक उसे उठाएं। लू चेन की बातें सुनकर सरकारी अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। बेशक उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन उनमें से अधिकतर छोटे अधिकारी थे। वे ऐसे सुधार उपायों के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? तभी ली रूई आगे बढ़े और बोले, राजकुमार, प्राचीन काल से ही दरबार में 6 मंत्रालय रहे हैं, तो फिर उत्तर नगर को वाणिज्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय जोड़ने की क्या आवश्यकता है? मैंने जिनीवेई गार्ड की रिपोर्ट पढ़ी है और मुझे लगता है कि वाणिज्य मंत्रालय को गृह मंत्रालय में और शिक्षा मंत्रालय को रीति रिवाज मंत्रालय में विलय किया जा सकता है। 2 अतिरिक्त मंत्रालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 2 और मंत्रालय स्थापित किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे अधिकारियों की संख्या अधिक हो जाएगी। लू चेन ने उत्तर दिया, वाणिज्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की स्थापना उत्तर शहर की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। फिलहाल इनका प्रबंधन मैं अकेले ही करूंगा। ये सुनकर ली रूई ने इस मुद्दे पर और विचार नहीं किया। चूंकि वे प्रारंभिक विभाग थे, इसलिए उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि एक और मुद्दा ली रूई को बेहद चिंतित कर रहा था।
उन्होंने तुरंत कहा, राजकुमार, आपके सुधार उपायों में एक नियम ये भी है कि उत्तरी क्षेत्र की सारी भूमि कानूनी तौर पर आपकी यानी राजकुमार की है। किसी और का इस पर स्वामित्व नहीं है, केवल उपयोग का अधिकार है। इससे आम जनता विरोध प्रदर्शन कर सकती है। भूमि समीकरण का मुद्दा ऐसा था जिस पर प्रत्येक राजवंश ने बहुत ध्यान दिया, लेकिन किसी भी राजवंश ने राज्य की सारी भूमि को दरबार को वापस सौंपने या सम्राट को सौंपने की सीधी घोषणा करने का साहस नहीं किया था। हालांकि नामात्र के लिए पूरा देश सम्राट के स्वामित्व में था, लेकिन ये केवल नाम का ही था। जमीन का मालिकाना हक वापस लेने से जमींदार जरूर नाराज होंगे और आम लोग भी इससे सहमत नहीं होंगे। अध्याय 242, अध्याय 242, अध्याय 180 नॉर्थ सिटी रिफॉर्म्स, अध्याय 242, अध्याय 180 उत्तर नगर सुधार। अनुवादक 54,96,90,339। ली रूई को लगा कि लू चेन का ये कदम बहुत ही साहसिक था और इससे आम लोगों में असंतोष पैदा हो सकता है। लू चेन ने कहा, भूमि का स्वामित्व वापस लेना पहला उद्देश्य भूमि अधिग्रहण के मुद्दे से बचना है और दूसरा उत्तरी शहर के भविष्य के विकास और निर्माण की तैयारी करना है। मैं ऐसा करने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने साहसी होने के स्वाभाविक कारण हैं। पहला, उत्तरी शहर में फिलहाल बहुत कम बड़े जमींदार हैं और आज से उत्तरी शहर में सभी कृषि कर समाप्त कर दिए गए हैं। जब तक आम लोग खेती करने के इच्छुक हैं, वे अपनी बोई हुई फसल अपने पास रख सकते हैं और वे उत्तरी राजकुमार के महल से भूमि के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। मामूली भूमि शुल्क देकर वे एक बड़ा भूखंड अनुबंधित कर सकते हैं। भूमि पुनः प्राप्त करने के बाद मैं आम लोगों को यही लाभ दे रहा हूँ। लू चेन की बातें सुनकर ली रूई अचंभित रह गया। क्या सभी कृषि करों को समाप्त कर दिया जाए? क्या ये कुछ ज्यादा ही साहसिक कदम नहीं है? आज के दौर में कृषि कर किसी देश के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। इस बिंदु पर सैन्य जनरल मू चांगटियन भी खड़े होकर बोले, राजकुमार, क्या सभी कृषि करों को समाप्त करने की नीति बहुत कट्टरपंथी नहीं है? कृषि करों के बिना भविष्य में उत्तरी देश के राष्ट्रीय खजाने में धन कहाँ से आएगा? लू चेन ने जवाब दिया, उत्तर शहर द्वारा एकत्र किया गया कृषि कर अधिकारियों के वेतन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इतने कम कर का क्या फायदा? इसके अलावा राजकुमार के महल में खाद्य उत्पादन के लिए बहुत सारी जमीन है। मुझे आम लोगों से भोजन मंगवाने की जरूरत नहीं है। उत्तर देश के नवस्थापित खजाने के लिए धन कहाँ से आएगा? ये तो स्वाभाविक है कि यह बढ़े हुए वाणिज्य करों से आएगा। अब से उत्तर देश में आने या जाने वाले किसी भी सामान पर वाणिज्य कर देना होगा। इसके अलावा मैं उत्तर राजकुमार हवेली से कुछ उद्योगों को अलग करके वाणिज्य मंत्रालय को सौंप दूंगा। इन उद्योगों से अर्जित धन पूरी तरह से राष्ट्रीय खजाने में जाएगा। लू चेन के ये शब्द सुनकर अधिकारी एक बार फिर स्तब्ध रह गए। उन्हें उत्तर के राजकुमार से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। ये जानना महत्वपूर्ण है कि उत्तरी राजकुमार के महल के उद्योग अत्यधिक लाभदायक हैं, विशेषकर हाल ही में उभरा कोयला उद्योग। किवी राजकुमार के क्षेत्र में आम लोग अंधाधुंध कोयला खरीद रहे हैं और इस सर्दी में उत्तरी राजकुमार के महल ने भारी मात्रा में धन अर्जित किया है। यदि नॉर्थ प्रिंस मेंशन उद्योगों को वाणिज्य मंत्रालय को सौंप देता है तो भविष्य में नॉर्थ कंट्री के राष्ट्रीय खजाने में निश्चित रूप से धन की कमी नहीं होगी। इससे वाणिज्य मंत्रालय बेहद महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। आखिरकार यही वह विभाग है जो पैसा कमाता है। इस समय यान काउंटी के एक अधिकारी ने पूछा, प्रिंस, क्या इस कार्रवाई से जनता के साथ हितों का टकराव नहीं होगा? लू चेन इस सवाल पर नाराज नहीं हुए। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, इससे हितों का टकराव कैसे हो सकता है? क्या उत्तरी राजकुमार के महल में स्थित उन उद्योगों पर कभी आम लोगों का मालिकाना हक था? उन उद्योगों को बेचकर वाणिज्य मंत्रालय को सौंप देना और फिर उनमें कामगारों को नियुक्त करके आम लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराना, क्या यह उन्हें लाभ पहुंचाना नहीं है? कौन मुझ पर जनता के साथ लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाने की हिम्मत करता है? जब तक कोई मेरी इंडस्ट्रीज पर कब्जा नहीं करना चाहता और ये तर्क नहीं देता कि पैसा राष्ट्रीय खजाने में जा रहा है, न कि उनकी जेब में। जहाँ तक मुझे पता है, केवल कुलीन परिवार ही ऐसा सोचेंगे। हालांकि मेरे नाक के नीचे से कोई कुलीन परिवार इतना दुस्साहसी नहीं होना चाहिए कि वह उत्तरी शहर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रबंधित उद्योगों को हथिया ले, है ना? लू चेन की बातों के बाद हॉल में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। वास्तव में यदि नॉर्थ प्रिंस मेंशन द्वारा विनिवेशित उद्योग सक्रिय रूप से श्रमिकों की भर्ती करें तो नॉर्थ सिटी के बेघर लोगों को भविष्य में काम और भोजन मिल जाएगा। यह आम लोगों को लाभ पहुंचाना होगा, न कि उनसे लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करना। बेशक आम लोगों में कुलीन परिवार भी शामिल हैं। अगर वाणिज्य मंत्रालय और नॉर्थ प्रिंस मेंशन वह पैसा कमाते हैं जो कुलीन परिवार नहीं कमा सकते, तो वे निश्चित रूप से दावा करेंगे कि मेंशन मुनाफे के लिए आम लोगों से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लेकिन नॉर्थ सिटी में ऐसी आवाज उठने की संभावना कम ही है। इस समय लू चेन ने आगे कहा, वैसे मैं जनरल मो और लॉर्ड ली से पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे सामंती राज्य का नाम बदलना संभव है? आप दोनों दरबारी नियमों से अधिक परिचित हैं और आपको ये पता होना चाहिए। लू चेन की जानकारी के अनुसार किसी सामंती राज्य का नाम मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता था। यह आमतौर पर राजकुमार की उपाधि के साथ जुड़ा होता था। चूंकि वह उत्तरी राजकुमार था, इसलिए उसके सामंती राज्य का नाम उत्तरी देश था। हालांकि लू चेन को नॉर्थ कंट्री नाम से हमेशा असहजता महसूस होती थी। ये बहुत अनौपचारिक लगता था। उनके पिता सुंग सम्राट ने उनका तिरस्कार किया था और लापरवाही से उन्हें राजकुमार की उपाधि प्रदान कर दी थी, जिसके कारण उनके राज्य का नाम भी उसी राह पर चल पड़ा। मू चांगटियन ने उत्तर दिया, राजकुमार, जहां तक इस सेवक को जानकारी है, नाम बदलना संभव है। ग्रेट सुंग में इसके लिए पूर्व उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए राजकुमार को सम्राट को पत्र लिखकर राज्य का नाम बदलने का अनुरोध करना होगा।
हालांकि चूंकि यह उपाधि सम्राट द्वारा प्रदान की गई थी, जो हम पर गरज और बारिश की तरह कृपा बरसाते हैं, इसलिए भले ही इसके पूर्व उदाहरण मौजूद हों, यदि राजकुमार सम्राट से उपाधि में परिवर्तन का अनुरोध करता है तो सम्राट निश्चित रूप से कुछ चीजें वापस ले लेंगे। इसके अलावा पूर्व उदाहरणों के आधार पर जो राजकुमार उपाधि परिवर्तन का प्रस्ताव रखता है उसे संभवतः उसकी सामंती स्थिति से हटाकर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मुचांगतियान की बात सुनकर लू चेन ने तुरंत कहा, तो फिर इसे भूल जाइए। चलिए इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। लू चेन को विश्वास नहीं था कि सुम सम्राट उसका आवेदन देखकर उसे जमीन का एक नया टुकड़ा प्रदान करेंगे, बल्कि उसे लगा कि सम्राट उसकी कई संपत्तियां वापस ले लेंगे, जैसे कि सैन्य विस्तार आदेश। अगर इससे इतनी परेशानी होने वाली थी तो इसे न बदलना ही बेहतर था। नॉर्थ कंट्री ही रहेगा। नाम को तो देर सवेर बदलना ही पड़ेगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हो तो कृपया उन्हें पूछते रहें। मैंने नौकरों को दोपहर का भोजन तैयार करने का निर्देश दिया है और आज हमारे पास मेरे द्वारा प्रस्तावित सुधार उपायों पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय है। इस बिंदु पर ली रुई ने आगे कहा, राजकुमार, आपके सुधारात्मक उपाय दीर्घकालिक दृष्टि से देखने पर उत्तरी देश के लिए लाभकारी हैं और इन सुधारों को यहाँ बाधाओं का सामना करने की संभावना नहीं है। हालांकि मेरा मानना है कि सबसे बड़ी बाधाएं उत्तरी देश के भीतर नहीं बल्कि शाही दरबार में हो सकती हैं। आइए इस बात को एक तरफ रख दें कि लू चेन द्वारा वाणिज्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की स्थापना से रीति रिवाजों का उल्लंघन होता है या नहीं। केवल उत्तरी राजकुमार हवेली द्वारा भूमि स्वामित्व की पुनः प्राप्ति ही दरबारी अधिकारियों की निंदा को भड़काने के लिए पर्याप्त है। सामंती राजवंश में भूमि संबंधी मुद्दे हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। वर्तमान में उत्तरी शहर में आम लोग कम हैं और कोई बड़ा जमींदार नहीं है, इसलिए लू चेन कुछ दबाव डालकर आसानी से फरमान लागू कर सकता है। लेकिन ग्रेट सम की सीमाओं के भीतर कहानी कुछ और ही है। कुलीन परिवारों और अधिकारियों के स्वामित्व वाली भूमि सबसे विशाल होती है। किसी राजकुमार द्वारा सभी भूमि स्वामित्व को पुनः प्राप्त करना एक खतरनाक मिसाल कायम करने जैसा है। भले ही इस मामले का उन पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है, फिर भी वे किसी को भी ऐसा उदाहरण स्थापित करने की अनुमति नहीं देंगे। अगर आज कोई राजकुमार ऐसा कर सकता है तो कल सुम सम्राट भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। अध्याय 243 अध्याय 181 वह छोटा आदमी क्या करना चाहता है। अध्याय 181 वह छोटा आदमी क्या करना चाहता है। अनुवादक 54,96,90,339। ली रुई की बातें सुनकर लू चेन तुरंत उनका मतलब समझ गया। अब दरबार पर कुलीन परिवारों का नियंत्रण था, जिनके पास सबसे अधिक भूमि थी और जो भूमि संबंधी मुद्दों को लेकर सबसे संवेदनशील थे। इस समय यदि लू चेन भूमि सुधारों को लागू करता है तो यह अनिवार्य रूप से कुलीन परिवारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा और वे निश्चित रूप से उसे पागलों की तरह महाभियोग लगाएंगे, उसे परेशान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। न केवल कुलीन परिवार बल्कि विद्वान अधिकारी भी निश्चित रूप से उनकी आलोचना करेंगे। संक्षेप में कहें तो जिसके पास अधिक भूमि होगी वह संभवतः उसे परेशान करने के लिए आगे आएगा। इसके बाद लू चेन ने कहा, मैं अब सुधार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दरबार का सारा ध्यान ग्रेट वू के साथ युद्ध पर केंद्रित है। भले ही उन्हें नॉर्थ सिटी में हो रहे सुधारों के बारे में पता चल जाए, भले ही यह उनके लिए कितना भी असुविधाजनक क्यों न हो, इस समय उनके पास नॉर्थ सिटी पर ध्यान देने की ऊर्जा नहीं है। जब तक दरबारियों में उत्तर नगर के मामलों पर ध्यान देने की ऊर्जा आएगी तब तक वहाँ के सुधार कार्य लगभग पूरे हो चुके होंगे, सब कुछ पहले ही व्यवस्थित हो चुका होगा और तब तक उनके लिए विरोध करना बहुत देर हो चुकी होगी। लू चेन की बातें सुनकर ली रुई ने इस पर विचार किया और पाया कि लू चेन सही कह रहा था। यदि ग्रेट सुम और ग्रेट वू के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद सुधारों पर काम किया जाता तो उन्हें जिस प्रतिरोध का सामना करना पड़ता वह निश्चित रूप से अब की तुलना में कई गुना अधिक होता। सुधार करने का सबसे अच्छा समय अभी है। भले ही दरबार के कुछ कुलीन परिवारों के अधिकारी उत्तरी शहर में सुधारों को रोकना चाहें, वे उत्तरी शहर के लिए परेशानी खड़ी करने में अपनी ऊर्जा नहीं लगा पाएंगे। ग्रेट सुम और ग्रेट वू के बीच युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। वर्तमान में दोनों पक्ष लगातार मोर्चे पर अतिरिक्त सैनिक भेज रहे हैं और ग्रेट सुम पहले ही 2 काउंटी के बराबर भूमि खो चुका है। ऐसे में दरबार के पास भला अपने ही क्षेत्र में एक जागीरदार के हस्तक्षेप की परवाह करने की ऊर्जा कैसे हो सकती है। फिलहाल ग्रेट सम के लिए जब तक जागीरदार विद्रोह नहीं करता या ग्रेट सम की स्थिति को और खराब नहीं करता तब तक सब ठीक है। वे कौन से सुधार करेंगे यह उनकी चिंता का मुख्य विषय नहीं है। लू चेन ने आगे कहा, उत्तरी शहर में सुधारों के रास्ते में अदालत की बाधा को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सुधार उपायों के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें अभी उठा लें। कार्यान्वयन के चरण तक इंतजार न करें जब आपको पता ही न हो कि क्या करना है। इस समय हॉल में मौजूद अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से किसी ने भी दोबारा कुछ नहीं कहा। वे इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे कि लू चेन के सुधारात्मक उपाय जारी रहेंगे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा उसका वास्तव में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दरअसल उनके मन में इन सुधारों को लेकर कई सवाल थे, जैसे कि सैन्य और नागरिक शासन का पृथक्करण। इस विभाजन का अर्थ ये था कि अब से उत्तरी शहर की सैन्य शक्ति पूरी तरह से उत्तरी राजकुमार के महल यानी उत्तरी राजकुमार के हाथों में होगी। वे नागरिक अधिकारी होने के नाते निहत्थे होंगे। यदि उत्तरी राजकुमार उन्हें हटाना चाहे तो वह आसानी से ऐसा कर सकता है।
ये सुंग सम्राट द्वारा सैन्य शक्ति वापस लेने से भी कहीं अधिक भयावह था, क्योंकि सुंग सम्राट द्वारा शक्ति वापस लेना केवल नामात्र का था। वास्तव में युद्धकाल में सुंग सम्राट को अभी भी कुछ सैन्य अधिकारियों के साथ सैन्य मामलों पर चर्चा करनी पड़ती थी। इसके अलावा ग्रेट सुंग में वर्तमान युद्ध मंत्रालय पूरी तरह से सुंग सम्राट द्वारा निर्देशित नहीं था, लेकिन उत्तरी शहर अलग था। इस अलगाव का मतलब था कि युद्ध मंत्रालय और अन्य विभाग काम के दौरान आपस में संपर्क नहीं करेंगे। अब से युद्ध मंत्रालय का काम केवल उत्तरी राजकुमार से जुड़ा होगा, जिससे अन्य विभागों के लिए सेना के मामलों में हस्तक्षेप करने की लगभग कोई संभावना नहीं बचेगी। मुख्य बात यह है कि उत्तरी शहर के सुधार में अधिकारियों का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री जैसे कोई पद नहीं है, और यहाँ तक कि ली रुई, जो कभी प्रीफेक्चर गवर्नर थे, की शक्ति भी काफी कमजोर हो गई है। हालांकि इससे ली रुई की स्थिति कुछ अजीबोगरीब हो गई। वह पहले उत्तरी शहर के सभी अधिकारियों का प्रबंधक हुआ करता था, और अब सुधार के बाद उसे ये भी नहीं पता था कि उसे वास्तव में कहाँ होना चाहिए। ली रुई ने लू चेन द्वारा उसके लिए किए गए इंतजामों के बारे में पूछताछ नहीं की, क्योंकि इस विषय को उठाना उसके लिए उचित नहीं था। उसका मानना था कि लू चेन ने उसके लिए कोई उपयुक्त पद जरूर सोच लिया होगा, इसलिए इस बारे में न पूछना ही बेहतर था। इसी क्षण लू चेन ने कहा, अब से युद्ध मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को छोड़कर, जिनका प्रबंधन मैं सीधे करूंगा, शेष 5 मंत्रालयों का प्रबंधन अस्थायी रूप से ली रुई करेंगे। इन 5 मंत्रालयों के ऊपर एक राज्य मामलों के मंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और पहले राज्य मामलों के मंत्री के रूप में अस्थायी रूप से ली रुई कार्य करेंगे। ये सुनकर ली रुई ने राहत की सांस ली। हालांकि उन्होंने राज्य मामलों के मंत्री पद के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन ये पद 5 मंत्रालयों से ऊपर था, और इसके अलावा उन्हें इन 5 मंत्रालयों का प्रबंधन भी करना था। ये पद प्रधानमंत्री या उनके पूर्व प्रांतीय राज्यपाल के पद से बहुत अलग नहीं था। उत्तरी शहर में आने के बाद लू चेन ने उत्तरी शहर की सैन्य शक्ति लू चेन को सौंप दी, और तब से वह केवल नागरिक मामलों के लिए ही जिम्मेदार थे। हालांकि उत्तरी शहर का पुनर्गठन हो चुका था, फिर भी नागरिक मामलों की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, जो मूल रूप से पहले जैसी ही थी। इस समय ली रुई ने पूछा, राजकुमार, मुझे आश्चर्य है कि आप खजाने का प्रभार किसे सौंपने की योजना बना रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय का सीधा प्रबंधन लू चेन के पास था, लेकिन राजकोष का नहीं। इसलिए ली रुई ने राजकोष के प्रबंधक के चयन पर बहुत ध्यान दिया। यह वह धन संग्रह था जिसे हर कोई अपने हाथों में लेना चाहता था। ली रुई के प्रश्न पर लू चेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब से खजाने का नाम बदलकर उत्तर देश बैंक रखा जाएगा, और बैंक के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाएगा, जिसकी नियुक्ति और बर्खास्तगी मैं स्वयं करूंगा। ली रुई स्तब्ध रह गया, और मन ही मन सोचने लगा कि उत्तर देश का राजकुमार वास्तव में खजाने को किसी और को सौंपने को तैयार नहीं है। वे राजकोष को नॉर्थ प्रिंस मेंशन से स्वतंत्र बनाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल नॉर्थ सिटी के नागरिक अधिकारियों के पास नॉर्थ प्रिंस के हाथों से धन की थैली छीनने की क्षमता नहीं थी। इसके बाद लू चेन ने कहा, नॉर्थ कंट्री बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में मैं येल नान्यान को नियुक्त करने की योजना बना रहा हूँ। ये सुनकर पूरा हॉल तुरंत शोरगुल में डूब गया। ली रुई ने तुरंत कहा, राजकुमार, ऐसा नहीं होना चाहिए। लू चेन ने शांत स्वर में कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि वह एक महिला है, इसलिए एक महिला पद संभालने के योग्य नहीं है? मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरे वित्तीय मामलों का प्रबंधन कर सके। जब तक वह पैसों का सही प्रबंधन कर सकती है और मेरे प्रति पूरी तरह से वफादार है, मेरे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह पुरुष है या महिला। जहाँ तक उसकी पिछली पहचान का सवाल है, उस पर मेरा भरोसा उत्तरी शहर की बर्बर जनजाति को शांत करने का एक सही अवसर है, जिससे उन्हें पता चल सके कि मैं बर्बर जनजाति के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार करता हूँ। लू चेन ने आगे कहा, ओह हाँ, मेरी पत्नी ने ही मुझे उसकी सिफारिश की थी। लू चेन की बात सुनकर ली रुई और बाकी लोग दम रह गए। अगर महारानी ने भी येल नान्यान को राजकोष का प्रबंधन सौंपने की सिफारिश की थी, तो अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसके अलावा येल नान्यान अब उत्तरी राजकुमार की पत्नी थी। यदि वे इसका विरोध जारी रखते, तो ऐसा प्रतीत होता कि वे उत्तरी राजकुमार के महल के किसी सदस्य द्वारा राजकोष के प्रबंधन पर आपत्ति जता रहे हैं, जो वित्तीय मामलों पर नियंत्रण के लिए उत्तरी राजकुमार के महल के साथ प्रतिस्पर्धा का स्पष्ट संकेत होता। एक ऐसा विचार जिसे ली रुई मन में लाना भी नहीं चाहता था, और उसने इस बारे में आगे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। उसी क्षण लू चेन ने मू चांगटियन की ओर मुड़कर देखा। जनरल मो, आप काफी कठिनाइयों के बीच तियानगुआंग शहर से वापस आ गए हैं। क्या आपको वास्तव में उत्तरी शहर में चल रहे सैन्य सुधारों से कोई आपत्ति नहीं है? मू चांगटियन मूल रूप से तियानगुआंग शहर के पास एक विशेष मिशन पर थे, लेकिन जब लू चेन ने सुधार का विचार किया तो उन्होंने किसी को उन्हें पहले से सूचित करने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही मू चांगटियन बर्फीले तूफानों के बीच दिन रात यात्रा करते रहे और कल रात ही यान काउंटी लौटे। इतनी लंबी दूरी तय करके आना और कोई सुझाव न देना, क्या ये यात्रा व्यर्थ नहीं होगी? लू चेन की बात सुनकर मू चांगटियान ने जवाब दिया, राजकुमार के सैन्य सुधारों से सैनिकों की युद्ध क्षमता में काफी सुधार हो सकता है। मेरा मानना है कि राजकुमार के सुधार उपाय पहले से ही परिपूर्ण हैं और उनमें कोई खामी नहीं है। इस पर लू चेन मुस्कुराया। फिर उन्होंने कहा, शायद नॉर्थ सिटी के लिए सुधार उपायों को अभी बहुत जल्दी पढ़ा गया था और आप उन्हें याद नहीं रख पाए। अब आइए एक एक करके प्रत्येक उपाय पर चर्चा करें। यदि आपको कोई समस्या हो तो उसे बताएं। इसके बाद लू चेन ने जिनीवेई गार्ड को सुधार उपायों को पढ़ना जारी रखने का संकेत दिया और उन्होंने अगले पूरे दिन उनके सुधारों पर चर्चा करने में बिताया।
इस दौरान महान वू राजवंश में शाही महल ग्रीन क्लाउड पैलेस, राजकुमारी जूनवान सोफे पर एक तरफ लेटी हुई थी। उनके हाथ में एक सूचना का टुकड़ा था जिसे वह बड़े ध्यान से बार बार पढ़ रही थी। फिर वह हॉल में घुटनों के बल बैठे उस व्यक्ति की ओर मुड़ी जिसने खुफिया जानकारी दी थी। क्या आपने पुष्टि की है कि नॉर्थ सिटी की भारी घुड़सवार सेना वास्तव में नष्ट हो गई है? हॉल के बीच में घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, राजकुमारी जुनवान, उत्तरी शहर में कई सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र हैं जहां हमारे लोगों का घुसपैठ करना मुश्किल है, इसलिए हम फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर पाए हैं। हालांकि मैंने सुना है कि ग्रेट सुम के शाही दरबार ने शाही सेना को वापस नहीं बुलाया है, बल्कि लिन शियुमिंग को तियानगुआंग शहर का कार्यभार सौंप दिया है। इसलिए मेरा मानना है कि ग्रेट सुम ने वास्तव में भारी घुड़सवार सेना के विनाश की पुष्टि कर दी है और लिन शियुमिंग को वापस न बुलाकर उसे उत्तरी शहर में ही रहने देने का फैसला किया है। उस व्यक्ति की बातें सुनकर राजकुमारी जुनवान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा जरूरी नहीं है। उत्तरी शहर में भारी घुड़सवार सेना का विनाश कुछ ज्यादा ही विचित्र था, जिसके कारण राजकुमारी जुनवान ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी। स्काईवुल्फ किंग की 3 लाख सैनिकों की सेना नॉर्थ सिटी की हैवी कैवेलरी को हरा नहीं सकी। फिर भी यह अफवाह थी कि नॉर्थ फ्री किंग की 2 लाख सैनिकों की सेना ने नॉर्थ सिटी की 50,000 सैनिकों की हैवी कैवेलरी का सफाया कर दिया था। संभव है कि ग्रेट वू के जासूसों ने अभी तक ये भी पुष्टि नहीं की थी कि उत्तरी फ्रे राजा सचमुच दक्षिण की ओर बढ़ा है या नहीं, और अचानक उत्तरी शहर से खबर आती है कि भारी घुड़सवार सेना गायब हो गई है। क्या नॉर्थ सिटी की हैवी कैवेलरी का विनाश बहुत जल्दी नहीं हो गया था? इससे ऐसा प्रतीत होता था कि नॉर्थ सिटी जानबूझकर सैनिकों को छिपा रहा था ताकि इस बल से कोई विशेष मिशन पूरा करवाया जा सके। अब ग्रेट सम और ग्रेट वू के बीच युद्ध के तेज होने के साथ ग्रेट सम से भारी घुड़सवार सेना के अचानक गायब होने से ग्रेट वू का ध्यान आकर्षित होना तय था। राजकुमारी जुनवान ने आगे कहा, उत्तरी शहर में तुरंत और अधिक जासूस भेजो, मुझे उस भारी घुड़सवार सेना इकाई के बारे में सटीक जानकारी चाहिए। जी हाँ राजकुमारी जुनवान, मैं अब चलता हूँ। उस आदमी के हॉल से चले जाने के बाद राजकुमारी जुनवान के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। फिर चेहरे पर मुस्कान लिए हुए उसने मन ही मन बुदबुदाया, मुझे ये देखने की बहुत उत्सुकता है कि वह युवक क्या करने वाला है। अध्याय 244 अध्याय 244 अध्याय 182 चू शियोंग की टिप्पणियाँ। अध्याय 244 अध्याय 182 चू शियोंग की टिप्पणियाँ। अनुवादक 5496903339। नॉर्थ सिटी में सुधार को रोकना असंभव था। हालांकि अभी वसंत का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन सुधार की घोषणाएं नॉर्थ सिटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हर शहर में पहले ही छप चुकी थीं और नॉर्थ सिटी की सेना इसके लिए मार्ग प्रशस्त कर रही थी। जब आम लोगों ने सुना कि उत्तरी शहर ने खुद को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया है, तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि इसका मतलब था कि उत्तरी राजकुमार ने औपचारिक रूप से उत्तरी शहर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उनकी खुशी जल्द ही फीकी पड़ गई जब यह अफवाह फैल गई कि उत्तरी राजकुमार उत्तरी शहर की सारी जमीन को उत्तरी राजकुमार हवेली के लिए वापस लेने का इरादा रखता है, जिससे आम लोगों को केवल उपयोग का अधिकार मिलेगा, स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं। अधिकांश आम लोगों के लिए जमीन ही उनकी जीवन रेखा थी। अचानक जमीन छीन लेने से लोग सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते थे? आम लोग उन स्थानों पर उमड़ पड़े जहां घोषणाएं लगाई गई थीं, और वे ध्यानपूर्वक जिनीवेई गार्डों द्वारा सुधार उपायों की व्याख्या सुन रहे थे। उत्तरी शहर के आम लोगों को भूमि उपयोग के अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लाभों को समझाने के लिए लू चेन ने उत्तरी शहर की अधिकांश सैन्य शक्ति को जुटा लिया। ब्लैक कैवलरी और तोपखाने शिविर के अलावा ब्रोकेड गार्ड और नॉर्थ सिटी के सैनिकों को भी कार्रवाई के लिए बुलाया गया था। ये सुधार नॉर्थ सिटी और लू चेन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन वह समानता की दुनिया स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह नॉर्थ सिटी के औद्योगिक विकास की तैयारी कर रहा था। आधुनिक युग के प्रवासी के रूप में लू चेन भूमि के महत्व से भलीभांति परिचित थे। यदि भूमि अधिग्रहण की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो कोई भी राजवंश लंबे समय तक नहीं टिक सकता था, और भूमि अधिग्रहण भविष्य के औद्योगिक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई सड़क बनाना चाहते थे और वह निजी भूमि पर थी, तो आपको दूसरों को मुआवजा देने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। कानून के अनुसार उत्तरी देश की सभी भूमि को उत्तरी राजकुमार की संपत्ति माना जाता था। अब से कोई भी उत्तरी राजकुमार के महल द्वारा सड़क निर्माण में बाधा नहीं डाल सकता था, और न ही उत्तरी राजकुमार के महल द्वारा किसी उद्योग को विकसित करने के स्थान का निर्णय लेने पर भूमि को लेकर विवाद करने की हिम्मत कर सकता था। यान काउंटी आज भी पिछले दिनों की तरह यान काउंटी का नगर द्वार लोगों से खचाखच भरा हुआ था, और उत्तरी शहर के सैनिकों के नियंत्रण में शहर के अंदर जाने वाला केवल एक मुख्य मार्ग ही खुला था। नॉर्थ सिटी के सैनिकों के नियंत्रण के बिना शहर का मुख्य प्रवेश द्वार संभवतः आम लोगों द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया होता। उसी क्षण सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति शहर के द्वार पर पहुंचा। वह मूल रूप से यान काउंटी में एक कोच से आया था, लेकिन शहर के द्वार पर इतने सारे आम लोगों को इकट्ठा देखकर वह उत्सुक हो गया और उसने कोच को अपने बिना आगे जाने के लिए कहा, जबकि वह स्वयं शहर के द्वार पर लगे घोषणा बोर्ड पर भीड़ में शामिल हो गया। फिर काले और लाल वस्त्रों में लिपटा एक ब्रोकेड गार्ड घोषणा बोर्ड के बगल में एक मेज पर खड़ा हुआ और जोर से पढ़ा, विशाल आकाश के नीचे समस्त भूमि राजा की है, राज्य की सीमाओं तक समस्त प्रजा राजा की है। आज से उत्तरी शहर के भीतर सभी भूमि स्वामित्व अधिकार कानूनी रूप से राजकुमार के हैं,
और कोई भी व्यक्ति भूमि स्वामित्व अधिकारों को बेच नहीं सकता। ब्रोकेड गार्ड की बातें सुनकर चू शियोंग का दिल कांप उठा। कितना साहसिक कदम। ये पहली बार था जब उसने ये कहावत सुनी, विशाल आकाश के नीचे सारी भूमि राजा की है, राज्य की सीमाओं तक सभी राजा की प्रजा हैं। उसने शुरू में सोचा था कि सुंग सम्राट काफी कट्टरपंथी थे, क्योंकि सुंग सम्राट कुलीन परिवारों को कमजोर करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनके अपने पोते सुंग सम्राट से भी अधिक कट्टरपंथी निकले। उन्होंने सारी भूमि वापस ले ली और इस प्रकार कुलीन परिवारों की जड़ों को पूरी तरह से काट दिया। हालांकि उत्तरी शहर में अभी तक कोई प्रमुख कुलीन परिवार नहीं थे, लेकिन उत्तरी राजकुमार की नीतियों के चलते महान जिया जैसे प्राचीन परिवारों के उदय की संभावना लगभग नगण्य थी। इस समय चू शियोंग का चेहरा उदास हो गया और उसकी भावनाएं बेहद जटिल थीं। वह वास्तव में अपने पोते के सम्राट बनने का समर्थक था, फिर भी उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका पोता कुलीन परिवारों के प्रति और भी कठोर होगा। यदि सुंग सम्राट पद छोड़ दें और उनके पोते सिंहासन पर बैठें, तो संभवतः उनका पोता सुंग सम्राट की तुलना में प्राचीन परिवारों को समाप्त करने के लिए अधिक उत्सुक होगा। चू शियोंग को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या उससे कोई गलती हुई थी। क्या राजकुमार लू शुयुन के प्रति निष्ठा की शपथ लेना सही विकल्प था? आखिरकार राजकुमार लू शुयुन दक्षिण के कुलीन परिवारों के पक्ष में थे। यदि राजकुमार लू शुयुन सिंहासन पर आसीन होते, तो संभवतः प्राचीन परिवारों के साथ उनके बहुत कम संघर्ष होते और यह एक ऐसी दुनिया बनी रहती जिस पर राजकुमार और प्राचीन परिवार दोनों का शासन होता। लेकिन उनका पोता अलग था। उनके पोते की नीतियों को देखकर यह स्पष्ट था कि उनका उद्देश्य उत्तरी शहर में भूमि अधिग्रहण और शक्तिशाली परिवारों के गठन को रोकना था। भूमि के बिना कुलीन परिवार पानी के बिना मछली की तरह थे, जो लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते थे। ये सोचकर चू शियोंग ने मन ही मन गहरी आह भरी। कुछ हद तक परेशान महसूस करने के बावजूद चू शियोंग ने अपने पोते से मिलने का फैसला किया। आखिरकार वे खून के रिश्ते से जुड़े हुए थे और उनका पोता बचपन में उन्हें दादाजी कहकर पुकारता था। इस बिंदु पर भीड़ बेचैन होने लगी और एक आम आदमी चिल्लाया, राजकुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं? यदि सारी जमीन वापस ले ली गई तो हम आम लोग कैसे जीवित रहेंगे? जैसे ही ये शब्द बोले गए, भीड़ तुरंत शोरगुल करने लगी और उत्तेजित हो गई। बिल्कुल सही, हमने वह जमीन खुद साफ की थी। भला उस जमीन पर नॉर्थ प्रिंस मैंशन का क्या हक है? राजकुमार बहुत ही अत्याचारी है। मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं सौंपूंगा। जो कोई भी मेरी जमीन चाहता है, उसे इसके लिए मुझसे लड़ना होगा। आम जनता के गुस्से का सामना करते हुए जिनीवेई गार्ड के चेहरे बेहद शांत थे। वे कई दिनों से ये खबर फैला रहे थे और आम लोगों की शुरुआती प्रतिक्रियाएं हमेशा ऐसी ही होती थीं। वे इसके आदी हो चुके थे। इसी क्षण जिनीवेई के एक रक्षक ने कहा, महान शिया राजवंश की स्थापना के दिन से ही महान शिया की भूमि सम्राट की रही है। अब सम्राट ने उत्तरी नगर को उत्तरी राजकुमार को सौंप दिया है, इसलिए उत्तरी नगर की भूमि वास्तव में राजकुमार की होनी चाहिए। राजकुमार केवल भूमि की मनमानी बिक्री को रोकने के लिए कानूनों का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। जो भूमि मूल रूप से आपके अधिकार में थी, वह अब भी आपके उपयोग के लिए रहेगी। राजकुमार का आपके उस भूमि के उपयोग के अधिकार को वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा राजकुमार ने कहा है कि अब से सभी कृषि कर माफ कर दिए जाएंगे। आप जो भी फसल काटेंगे वह आपकी ही होगी। इतना ही नहीं, अगले साल नॉर्थ प्रिंस मैंशन में अधिक उपज देने वाली फसलों के बीज भी वितरित किए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने नॉर्थ प्रिंस मैंशन में मिलने वाले अनाज के बारे में सुना होगा, जो प्रति एकड़ कई हजार पाउंड की उपज देते हैं, है ना? बस एक साल का इंतजार कीजिए और आज यहाँ मौजूद आप में से किसी को भी भूख या ठंड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जिनीवेई गार्ड द्वारा सभी कृषि करों से छूट की बात सुनकर आम लोग तुरंत बेहद उत्साहित हो गए। क्या ये सच है? क्या राजकुमार सचमुच सभी कृषि करों को माफ करने जा रहे हैं? क्या यह नीति स्थायी है? राजकुमार हमें धोखा तो नहीं दे रहा होगा, है ना? हमें नॉर्थ प्रिंस मैंशन के अनाज के बीज कहाँ से मिलेंगे? कुछ क्षणों के लिए यान काउंटी का प्रवेश द्वार आवाजों के शोर से गूंज उठा। चू शियोंग अकेले ही भीड़ से बाहर निकल आया और दूर से उत्साहित आम लोगों को देखने लगा। उन्हें ये बात अविश्वसनीय लगी। कृषि संबंधी सभी करों को माफ करने की नीति हद से ज्यादा कट्टरपंथी थी, लगभग ऐसा ही जैसे कानूनी तौर पर भूमि स्वामित्व को उत्तरी राजकुमार के अधीन कर दिया गया हो। क्या यह विचार उनके अपने पोते का था या ये सुंग सम्राट की इच्छा से आया था? सुंग सम्राट एक पारंपरिक शासक के रूप में हालांकि प्राचीन परिवारों के प्रति उनके मन में अपार घृणा थी। क्या वे कभी कृषि संबंधी सभी करों को माफ करने जैसी नीति अपनाते? कृषि कर राष्ट्रीय खजाने के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इस कर के बिना महान शिया राजवंश शायद अपने अधिकारियों का वेतन भी नहीं दे पाता। शुरू में चू शियोंग को ये संदेह होने लगा था कि क्या उसका पोता वास्तव में सुंग सम्राट का मोहरा हो सकता है, लेकिन जैसे ही इस नीति की घोषणा हुई, उसे तुरंत महसूस हुआ कि उसके पोते का सुंग सम्राट से कोई संबंध नहीं है। कृषि कर माफ करने से ग्रेट शिया के बाकी क्षेत्रों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में जब आम लोग देखेंगे कि उत्तरी शहर ने कृषि कर माफ कर दिया है, तो वे ग्रेट शिया के निवासी होने के नाते निश्चित रूप से सोचेंगे कि अगर उत्तरी शहर ने कर माफ कर दिया है तो उनके कर भी क्यों न माफ किए जाएं। इससे ग्रेट शिया के भीतर अस्थिरता पैदा हो सकती है और समय के साथ यह अनिवार्य रूप से आम लोगों के बीच असंतोष का कारण बनेगा। इसलिए सुंग सम्राट कभी भी ऐसी नीति को लागू नहीं होने देंगे। इस समय चू शियोंग का मन सवालों से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वह अपने पोते को देखने के बाद ही अपने मन के संदेहों को दूर कर पाएगा। वह और देर नहीं रुका और सीधे शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। तभी एक भव्य ढंग से सजी हुई बग्घी चू शियोंग के पास से गुजरी।
हवा का एक झोंका आया और बग्घी के पर्दे उड़ गए। संयोगवश चू शियोंग की नज़र बग्घी के अंदर बैठी महिला की आंखों से मिल गई। वह गाड़ी में बैठी महिला को पहचान नहीं पाया, लेकिन उसकी आभा से उसे तुरंत पता चल गया कि वह एक ग्रैंड मास्टर थी। जब रथ उसके पास से गुजर गया तो चू शियोंग ने रथ के पीछे बने प्रतीक चिन्ह को देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। रहस्यमयी चंद्र महल। क्या रथ के अंदर बैठी महिला रहस्यमयी चंद्र महल की महल प्रमुख हो सकती है? ऐसा लगता है कि नॉर्थ सिटी में स्थिति मेरी कल्पना से कहीं अधिक अराजक है। अध्याय 245। अध्याय 245। अध्याय 183। अमर कलाकृति। अध्याय 245। अध्याय 183। अमर कलाकृति। रहस्यमय चंद्र महल _ अनुवादक 5496903339। यान शहर में प्रवेश करने के बाद चू शियोंग तुरंत उत्तरी राजकुमार के महल की ओर नहीं गया। इसके बजाय उसने हाल की स्थिति का जायजा लेने के लिए यान शहर में घूमना शुरू किया। सुफेग शहर लौटने पर उसने उत्तरी शहर की भारी घुड़सवार सेना के विनाश के बारे में सुना था, इसलिए वह इस खबर को लेकर बहुत उत्सुक था। वह काली घुड़सवार सेना की स्थिति के बारे में पूछताछ करने लगा, ये जानने के लिए कि क्या काली घुड़सवार सेना सचमुच नष्ट हो गई थी। हालांकि उसकी पूछताछ ने यान शहर के जिन्नीवेई गार्ड का ध्यान भी आकर्षित किया। चू शियोंग के यान शहर में मौजूद होने की खबर लू चेन के कानों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अपने दादाजी के आने की खबर सुनकर लू चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ। परिवार के मुखिया का पद खोने के बाद चू शियोंग का उत्तर शहर में उनसे मिलने आना उसकी उम्मीद नहीं थी। अध्ययन कक्ष में लू चेन ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने बगल में खड़े जिन्नीवेई गार्डों से कहा, व्यवस्था करो, मैं अपने दादाजी से मिलना चाहता हूँ। हाँ महाराज। इस दौरान चू शियोंग ने मिस्टीरियस मून पैलेस द्वारा संचालित एक सराय में पहले ही चेक इन कर लिया था। उन्होंने अपने पोते से मिलने के लिए नॉर्थ प्रिंस मैंशन जाने से पहले कुछ और दिन घूमने फिरने की योजना बनाई थी। हालांकि यान शहर सुफेग शहर की समृद्धि के बराबर नहीं था, लेकिन उसमें अपार संभावनाएं थीं। उसने पाया कि यान शहर में काफी व्यापारी थे जो लगभग सुफेग शहर के व्यापारियों के बराबर थे। इस युग में वाणिज्य की तुलना में कृषि पर अधिक जोर दिया जाता था और केवल कुछ शहरों में ही, जहां कुलीन परिवार एकत्रित होते थे, इस प्रकार का जीवंत व्यापार और वाणिज्य होता था। चू शियोंग ने यान शहर में कारवां आते जाते देखने की उम्मीद नहीं की थी और वह यान शहर के व्यापारिक माहौल को समझने के लिए उत्सुक था। सराय में ठहरकर चू शियोंग अपने कमरे में चाय पीते हुए आराम कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ये सोचकर कि सराय का कर्मचारी होगा, उसने पूछा, क्या बात है? तभी कमरे के बाहर से एक आदमी की आवाज आई, मास्टर चू, मेरे गुरुजी आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर चू शियोंग के हाथ में मौजूद चाय का प्याला अचानक हवा में रुक गया। मास्टर चू, क्या उन्होंने मुझे पहचान लिया? मैं अभी अभी यान शहर पहुंचा हूं और मुझे पहले ही पहचान लिया गया है। चू शियोंग ने अपनी चाय का कप नीचे रखा और पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? बाहर खड़े व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर मास्टर चू मेरा पीछा करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। कृपया निश्चिंत रहें मास्टर चू, हमारे गुरु को आप जानते ही होंगे। कोई जिसे मैं जानता हूँ? चू शियोंग को जिज्ञासा हुई। यान शहर में उसका कोई परिचित तो नहीं था, है ना? जिन लोगों को वह जानता था वे सभी नॉर्थ प्रिंस मैंशन में थे, जैसे चू युकीन और चू किंगली, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने कभी कोई सेना बनाई हो या किसी के स्वामी बने हों। स्पष्टतः बाहर खड़ा व्यक्ति किसी और के बारे में बात कर रहा था। बिना ज्यादा सोचे समझे चू शियोंग उठ खड़ा हुआ। चूंकि उसे पहले ही किसी ने पहचान लिया था, इसलिए अब छिपने का कोई मतलब नहीं था। वह खुद देखना चाहता था कि उसका कौन सा परिचित यान शहर आया है। चू शियोंग ने दरवाजा खोला और देखा कि प्रवेश द्वार पर काले और लाल रंग की वर्दी पहने एक जिन्नीवेई गार्ड खड़ा है। वह एक पल के लिए अचंभित रह गया। वह जिन्नीवेई नामक संगठन से अनभिज्ञ था, लेकिन उसने शहर के द्वार पर इसी तरह के कपड़े पहने व्यक्तियों को सुधार की घोषणा करते हुए देखा था, जिससे संकेत मिलता है कि यह व्यक्ति संभवतः उत्तरी राजकुमार हवेली से था। अगर वह नॉर्थ प्रिंस मैंशन का कोई व्यक्ति था तो घर का मालिक और कौन हो सकता था? यह महसूस करते ही चू शियोंग को अचानक सब कुछ स्पष्ट हो गया। उनका इरादा कुछ दिनों बाद उत्तरी राजकुमार के महल में जाने का था, लेकिन शहर में प्रवेश करते ही उनके पोते ने उन्हें ढूंढ लिया था। तो ठीक है, अपने पोते से मिलने का समय योजना से पहले ही आ गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चू शियोंग ने जिन्नीवेई गार्ड का पीछा करते हुए सराय के बगल में स्थित एक रेस्तरां में गए, जिसे मिस्टीरियस मून पैलेस द्वारा संचालित किया जाता था, और फिर वे एक निजी कमरे में चले गए। निजी कमरे में प्रवेश करते ही चू शियोंग ने एक ऐसा चेहरा देखा जो अपरिचित होते हुए भी परिचित था। चू शियोंग को देखकर लू चेन मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, काफी समय हो गया, आपने मुझे, अपने पोते को, ये क्यों नहीं बताया कि आप यान शहर आ रहे हैं? चू शियोंग एक पल के लिए चौंक गया और जल्दी से झुककर बोला, ये साधारण व्यक्ति महाराज को प्रणाम करता है। लू चेन आगे बढ़ा और चू शियोंग को बाहों से सहारा देते हुए बोला, दादाजी, इसका क्या मतलब है? हम निजी तौर पर मिल रहे हैं, हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। चू शियोंग ने उत्तर दिया, महामहिम, शिष्टाचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लू चेन ने विषय पर ज्यादा ध्यान दिए बिना मुस्कुराते हुए सिस्टम का उपयोग करके चू शियोंग की जानकारी प्राप्त की। नाम, चू जियुंग। पहचान, चू परिवार के पूर्व मुखिया, 86 वर्षीय, अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे। चू युए की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना ये स्नेह उत्तरी राजकुमार के प्रति समर्पित कर दिया। परिवार के मुखिया पद से हटाए जाने के बाद वे यान शहर ये देखने आए कि उनके पोते का क्या हाल है, साथ ही यह भी पता लगाने आए कि क्या उनका पोता वास्तव में सुन सम्राट का मोहरा है।
शक्ति, मास्टर क्षेत्र, निष्ठा, 95। चू शियोंग की निजी जानकारी देखकर लू चेन थोड़ा हैरान रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चू शियोंग अपने परिवार के बाहर के पोते को इतना महत्व देगा। इससे ये भी साबित हुआ कि चू शियोंग वास्तव में अपनी मां के प्रति बहुत स्नेह रखता था। अन्यथा लू चेन के लिए उसकी भावनाएं इतनी गहरी नहीं होती। ऐसे युग में जहां बेटियों की तुलना में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता था, बेटी गुलाम जैसी किसी चीज के बारे में सोचना लू चेन के लिए एक अप्रत्याशित बात थी। चू शियोंग की व्यक्तिगत जानकारी देखने के बाद लू चेन ने एक बार फिर चू शियोंग का आकलन किया। चू शियोंग के बाल भूरे थे और दाढ़ी लंबी और सफेद थी और उनके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई देती थीं। फिर भी उनका शरीर बहुत मजबूत लग रहा था। उनके शरीर की मांसपेशियां इतनी मजबूत थीं कि उनके द्वारा पहने गए भूरे वस्त्र भी उन पर कसकर फिट हो रहे थे, जो इस बात का प्रमाण था कि वे नियमित रूप से मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। चू शियोंग की बात करें तो लू चेन को सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादा के साथ क्या किया जाए। पहली बात तो ये थी कि वह सुम सम्राट की तरह ही कुलीन परिवारों को पसंद नहीं करता था। हालांकि चू शियोंग आखिरकार उनके दादा थे और उन्होंने लू चेन के साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था। जब लू चेन चू शियोंग की जांच कर रहा था, तब चू शियोंग भी लू चेन को देख रहा था। इस समय चू शियोंग के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। वह बिल्कुल उसी की तरह दिखता था। उनके पोते की शक्ल उनकी बेटी से बहुत मिलती जुलती थी और उनका स्वभाव भी काफी हद तक समान था। उनकी बेटी का व्यवहार मर्दाना था, वह एक जोशीली और उत्साही शख्सियत थी, और लू चेन एक पुरुष होने के नाते चू यू से और भी अधिक मिलता जुलता था। उस समय लू चेन ने पूछा, दादाजी, क्या आप इस बार खास तौर पर मुझे ढूंढने के लिए यान काउंटी आए हैं? लू चेन का सवाल सुनकर चू शियोंग होश में आया और तुरंत बोला, मैं अब चू परिवार का मुखिया नहीं हूँ। कोई जरूरी काम नहीं था, इसलिए मैं बस उत्तर शहर में आपसे मिलने आया था। अरे नहीं, इसे अब नॉर्थ सिटी नहीं बल्कि नॉर्थ कंट्री कहा जाना चाहिए। लू चेन ने कहा, दादाजी, मैंने चू परिवार के साथ आपके साथ जो कुछ हुआ है उसके बारे में पहले ही सुन लिया है। सच कहूँ तो आप राजकुमार लू शुयून का साथ दे सकते थे। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस सीमावर्ती क्षेत्र में निर्वासित एक जागीरदार हूँ और संभवतः मुझे राजधानी लौटने में परेशानी होगी। युवराज का पद शायद मुझसे संबंधित नहीं होगा। ये सुनकर चू शियोंग ने आह भरी और कहा, राजकुमार, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं राजकुमार लू शुयून का साथ भी देता तो मेरे दोनों भाई रहस्यमयी चंद्र महल और चू परिवार के बीच के संघर्ष के चलते मुझे चू परिवार से बाहर निकालने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते। ये सुनकर लू चेन अचंभित रह गया। क्या इसका संबंध रहस्यमय चंद्र महल से है? उसे हमेशा से लगता था कि चू शियोंग को चू परिवार से इसलिए बहिष्कृत किया गया था क्योंकि वह उसका दादा था और लू चेन के सिंहासन पर दावे का समर्थन करता था, जिसके कारण उसे निष्कासित कर दिया गया था। रहस्यमयी चंद्र महल से इसका क्या संबंध था? जिज्ञासावश लू चेन ने पूछा, दादाजी, मैंने सुना है कि आपको परिवार के मुखिया पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आपने राजकुमार लू शुयून का समर्थन नहीं किया था और अन्य लोगों ने आपके खिलाफ साजिश रची थी। इसका रहस्यमयी चंद्र महल से क्या संबंध है? चू शियोंग ने कहा, तुम्हारी माता रहस्यमयी चंद्र महल की देवी बन गईं। वह वहां से एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार लेकर आईं, जो कथित तौर पर अमर प्राणियों द्वारा प्रयुक्त एक अमर कलाकृति थी। चू परिवार के कुछ लोग उस हथियार पर अपना अधिकार जताना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि रहस्यमयी चंद्र महल एक महत्वहीन संप्रदाय शक्ति है जो भय के योग्य नहीं है। उस समय मैं सहमत नहीं था। इसके अलावा मेरा मानना था कि वह हथियार चू परिवार के लिए विपत्ति ला सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ से वह हथियार अस्थायी रूप से वापस करने को कहा। हालांकि जब तुम्हारी माँ रहस्यमयी चंद्र महल के किसी व्यक्ति को वह रहस्यमयी हथियार वापस सौंप रही थी, तभी चू परिवार के कुछ लोगों ने मुझे धोखा दिया और मेरी पीठ पीछे रहस्यमयी चंद्र महल के शिष्यों पर हमला कर दिया। परिणामस्वरूप रहस्यमयी चंद्र महल के शिष्य न केवल जीवित बच गए बल्कि उन्होंने चू परिवार के उन लोगों को भी मार गिराया जिन्होंने उन पर बीच रास्ते में हमला किया था। चू परिवार के कुछ लोगों का मानना था कि तुम्हारी माता रहस्यमयी चंद्र महल की देवी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंने, परिवार के मुखिया ने, उनके साथ विश्वासघात किया है, जिससे उनकी योजना विफल हो गई। तभी से कलह के बीज बो दिए गए थे। वे हमेशा से मुझे परिवार के मुखिया के पद से हटाना चाहते थे। 10 साल पहले उन्होंने परिवार के बुजुर्गों के साथ मिलकर मेरी जगह लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन अंततः वे असफल रहे। इस बार उन्होंने अपनी पुरानी चाल दोहराई, एक और बहाना ढूंढा और आखिरकार वे सफल हो गए। ये चू परिवार के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष था और इसका मेरे समर्थन से कोई लेना देना नहीं था। चू शियोंग की बातें सुनकर लू चेन सोच में पड़ गया। अमर प्राणियों द्वारा प्रयुक्त एक अमर कलाकृति, वह किस प्रकार का हथियार था? उसे याद था कि सिस्टम ने कहा था कि अमर लोगों के लिए इस दुनिया में आना मुश्किल है ना? एक अमर प्राणी की अमर कलाकृति इस दुनिया में कैसे आ गई? क्या ये किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र हो सकता है? उसके कब्जे में मौजूद बैरेट और डेजर्ट ईगल को नॉर्थ प्रिंस मेंशन के सैनिकों द्वारा अमर कलाकृतियों के रूप में संदर्भित किया जाता था। इस दुनिया के लोग आग्नेयास्त्रों के पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझते थे। वे केवल इतना जानते थे कि आग्नेयास्त्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए वे उन्हें अमर कलाकृतियां मानते थे। क्या ऐसी संभावना थी कि उसकी मां द्वारा रहस्यमयी चंद्र महल से लाई गई तथाकथित अमर कलाकृति भी एक आग्नेयास्त्र थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अलावा इस दुनिया में अन्य लोग भी हों जिनके पास आग्नेयास्त्र हों? ये सोचकर लू चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर पूछा, दादाजी, क्या आप बता सकते हैं कि रहस्यमयी चंद्र महल से मेरी माँ की अमर कलाकृति कैसी दिखती थी?
चू शियोंग ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, वह अमर कलाकृति एक लंबे बक्से जैसी दिखती थी और बक्से से निकलने वाली रोशनी पलक झपकते ही एक छोटे पहाड़ को भेद सकती थी। ये सुनकर लू चेन दंग रह गया। वह आवाज तो बिल्कुल लेजर हथियार जैसी लग रही थी। इसके बाद लू चेन ने पूछा, इतने शक्तिशाली हथियार के साथ आपने मेरी माँ को इसे चू परिवार में क्यों नहीं रखने दिया? मास्टर चू होने के नाते वे निश्चित रूप से चू परिवार को यथासंभव मजबूत बनाना चाहते थे। फिर भी उन्होंने उस रहस्यमय और शक्तिशाली हथियार के प्रति कोई इच्छा नहीं दिखाई, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी उसे रहस्यमयी चंद्र महल में लौटाने दिया, जिससे लू चेन कुछ हद तक हैरान रह गया। चू शियोंग ने कहा, एक निर्दोष व्यक्ति निर्दोष होता है, लेकिन रत्न का कब्जा उसे दोषी बना देता है। मैं इस सिद्धांत को समझता हूँ। तुम्हारी माता रहस्यमयी चंद्रमहल की देवी हैं और मुझे रहस्यमयी चंद्रमहल के बारे में कुछ जानकारी है। जहाँ तक मुझे पता है, रहस्यमयी चंद्रमहल की शक्ति स्वर्गिक मानव क्षेत्र से परे हो सकती है। चूंकि रहस्यमयी चंद्रमहल ने वह हथियार तुम्हारी माँ को सौंपने का साहस किया, इससे ये साबित होता है कि उनमें उसे वापस लाने की क्षमता है। अध्याय 246, अध्याय 246, अध्याय 184। लू चेन की भर्ती _ अध्याय 246, अध्याय 184। लू चेन की भर्ती _ अनुवादक 5496903339। चू शियोंग की बातें सुनकर लू चेन ने विचार किया और उसे अपने दादाजी की बातें पूरी तरह से अनुचित नहीं लगीं, क्योंकि इस अत्यंत शक्तिशाली हथियार को लाने का जिम्मा उसकी मां को सौंपा गया था। इससे संकेत मिलता है कि रहस्यमयी चंद्र महल को संभवतः इस बात का डर नहीं था कि यह हथियार आम लोगों के हाथों में पड़ जाएगा। वह दूसरों को अपने हाथ में मौजूद बैरेट या डेजर्ट ईगल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करने देने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई लापरवाही से उन्हें खो देता है तो वह उन्हें वापस नहीं पा सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए चू शियोंग का अपनी मां को वह भयानक हथियार वापस करने देने का निर्णय वास्तव में सही विकल्प था। यदि ऐसा भयावह हथियार चू परिवार के पास ही रह जाता तो यह निश्चित रूप से मार्शल आर्ट की दुनिया की कई शक्तियों की लालसा को आकर्षित करता और यहाँ तक कि राजधानी में बैठा वह व्यक्ति भी इसमें दिलचस्पी ले सकता था। तब तक चू परिवार सभी का निशाना बन चुका होता और उसका विनाश संभवतः केवल समय की बात रह जाती। लेकिन ऐसा निर्णय निश्चित रूप से चू परिवार के कुछ सदस्यों में असंतोष पैदा करेगा। कुछ लोगों की नज़र में इस तरह का शक्तिशाली हथियार हासिल करने से वे काफी अधिक शक्तिशाली हो जाते, जबकि चू शियोंग ने न केवल हथियार को अपने पास नहीं रखा बल्कि उसे रहस्यमयी चंद्र महल में लौटा दिया, जिससे चू परिवार और भी अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर खो बैठा। इस पर लू चेन ने कहा, दादाजी, मेरा एक और सवाल है। मेरी माँ की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई? लू चेन ने अपनी माँ के बारे में कई चीजों की जांच के लिए ब्रोकेड गार्ड को भेजा और उसे कुछ हद तक अंदाजा हो गया था कि उसकी मौत का संबंध उसके पिता सुम सम्राट से हो सकता है, लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि उसकी मौत कैसे हुई। क्या उसे जहर दिया गया था या उसकी हत्या की गई थी? ब्रोकेड गार्ड को ये जानकारी नहीं मिली थी। उसे बस इतना पता था कि एक सुबह जब वह उठा तो आंगन में महल की सभी दासियां रो रही थीं और तब इस दुनिया से उसकी माँ चली गई थी। चू शियोंग ने जवाब दिया, मुझे भी आपकी माँ की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत संभव है कि इसका संबंध आपके पिता सुम सम्राट से था। ये कहते हुए चू शियोंग रुक गया और लू चेन की प्रतिक्रिया को देखने लगा ताकि वह उसके विचारों को समझ सके। यदि लू चेन वास्तव में सुम सम्राट की कठपुतली होता तो उसकी बातें सुनकर लू चेन निश्चित रूप से उससे असंतुष्ट हो जाता, क्योंकि अगर सुम सम्राट लू चेन को मोहरा बनाना चाहते तो वे निश्चित रूप से लू चेन के साथ गुप्त संबंध बनाते। इसलिए जब लू चेन किसी को अपने पिता सुम सम्राट के बारे में बुरा बोलते सुनता तो वह स्वाभाविक रूप से उसका बचाव करता। हालांकि चू शियोंग ने गौर किया कि लू चेन ने उसकी कही हुई बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसी क्षण लू चेन ने कहा, मुझे ये भी पता है कि इसका संबंध मेरे पिता सुम सम्राट से है, लेकिन मैं इस मामले के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहता हूँ। तब चू शियोंग ने कहा, राजकुमार, अतीत तो अतीत है और आपकी माता शायद यह नहीं चाहेंगी कि आप अतीत की घटनाओं में उलझे रहें जबकि वह 9 झरनों के नीचे विश्राम कर रही हूँ। देश के शासक के रूप में अब आपके लिए भविष्य की ओर देखना बेहतर होगा। लू चेन ने जवाब दिया, ये सच है। मुस्कुराते हुए लू चेन ने पूछा, दादाजी, इस यात्रा के दौरान आप उत्तरी शहर में कितने दिन रुकने की योजना बना रहे हैं? अगर मैं आपको यहाँ एक घर दे दूँ तो आप अपना बुढ़ापा उत्तरी शहर में ही बिता सकते हैं। आखिरकार चू परिवार ने आपको मुखिया के पद से हटा दिया है, इसलिए अब आपको वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लू चेन की बातें सुनकर चू शियोंग समझ गया कि उसका पोता उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। चू शियोंग ने वाकई कुछ समय के लिए उत्तरी शहर में रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही था। वह वापस लौटने का इरादा रखता था। तब चू शियोंग ने कहा, मैं मुख्य रूप से आपसे मिलने के लिए उत्तरी शहर आया था और 1-2 महीने में चू परिवार लौट जाऊंगा। हालांकि मैं अब चू परिवार का मुखिया नहीं हूँ, फिर भी मैं चू परिवार का सदस्य हूँ और चू परिवार के संकट में पड़ने पर मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। चू शियोंग का जवाब सुनकर लू चेन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसके दादाजी अभी भी कुलीन परिवार का पक्ष ले रहे थे, जो उन परिवारों के प्रति उसके अपने रुख से मेल नहीं खाता था। आखिरकार उनके दादा एक कुलीन परिवार के सदस्य थे, जबकि वे स्वयं सुम सम्राट के समान पद पर थे। उनके विचार एक दूसरे के विपरीत थे। तब लू चेन ने कहा, दादाजी, आपको चू परिवार की वर्तमान दुर्दशा को भलीभांति समझना चाहिए। यदि आप चू परिवार में लौटते हैं तो हो सकता है कि मेरे पिता सुम सम्राट आपको भी चू परिवार की तरह ही नष्ट कर दें।
आप ये सब क्यों झेलना चाहते हैं? चू शियोंग ने लू चेन की बातों का जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा, राजकुमार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लू चेन ने जवाब दिया, आगे बढ़ो। इसके बाद चू शियोंग ने सीधे पूछा, कुलीन परिवार उत्तरी शहर की 50,000 भारी घुड़सवार सेना को सुंग सम्राट की निजी सेना मानते हैं और वे आपको सुंग सम्राट का मोहरा समझते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये वास्तव में सच है? बिना लाग लपेट के लू चेन ने जवाब दिया, दादाजी निश्चिंत रहिए, मैं अपने पिता सुंग सम्राट का मोहरा नहीं हूँ। जहाँ तक उन 50,000 भारी घुड़सवारों के आने की बात है, मैं अभी आपको यह नहीं बता सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे पीछे एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति का समर्थन है। एक ऐसी शक्ति जो इतनी दुर्जेय है कि उसके सामने रहस्यमयी चंद्रमहल भी तुच्छ लगता है। ये सुनकर चू शियोंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या उनके इस पोते को भी किसी अन्य शक्तिशाली ताकत का समर्थन प्राप्त था? क्या ये सच हो सकता है? लेकिन अपने पोते के बोलने के लहजे और हावभाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। क्या ये सच हो सकता है कि उसके पीछे कोई और रहस्यमयी शक्ति थी? लेकिन क्या सच में इस दुनिया में रहस्यमयी चंद्रमहल से भी अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति थी? क्या लू चेन वास्तव में ये दावा कर रहा था कि उसके पीछे मौजूद इस रहस्यमय शक्ति के लिए रहस्यमयी चंद्रमहल महज एक गौण पात्र था? चू शियोंग को होश आया और उसने यकीन से पूछा, क्या राजकुमार ने मुझे धोखा नहीं दिया है? लू चेन ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मेरे पिता सुंग सम्राट के लिए कुलीन परिवारों की नाक के नीचे 50,000 भारी कवच बनाना सरासर असंभव है। ये हास्यास्पद है कि वे वास्तव में मानते हैं कि उत्तरी शहर में तैनात 50,000 भारी घुड़सवार मेरे पिता की निजी सेना है। लू चेन की व्याख्या सुनने के बाद चू शियोंग ने इस पर विचार किया और इसे काफी तर्कसंगत पाया। अब संपूर्ण ग्रेट सुंग कुलीन परिवारों के नियंत्रण में है। वर्तमान में सुंग सम्राट का नियंत्रण केवल सेना पर है, जबकि ग्रेट सुंग का दरबार और अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कुलीन परिवारों के नियंत्रण में है। यदि सुंग सम्राट भारी कवच का निर्माण करते तो उनके लिए इसके बारे में कुछ न कुछ सुनना असंभव होता, खासकर जब ये केवल 500 नहीं बल्कि 50,000 सेट हों। 500 की संख्या को तो छुपाया जा सकता है, लेकिन एक बार संख्या हजारों में पहुंच जाए तो कोई भी निशान न छोड़ना असंभव हो जाएगा। इसके अलावा 50,000 भारी कवच सेटों का उत्पादन रातों रात नहीं किया जा सकता। कुलीन परिवारों की निगरानी में सुंग सम्राट द्वारा 50,000 भारी कवच सेटों के निर्माण की एक भी जानकारी लीक न होना स्पष्ट रूप से तर्कहीन है। इस बिंदु पर चू शियोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और फिर कहा, राजकुमार, यदि उस रहस्यमय शक्ति ने आपको एक साथ 50,000 भारी घुड़सवार सेना प्रदान की है तो मुझे आशंका है कि उनके कुछ गुप्त इरादे हो सकते हैं। ग्रेट सम के पास कुल मिलाकर केवल 20,000 भारी घुड़सवार सेना है, फिर भी वह रहस्यमयी शक्ति नामात्र के फिजूल खर्ची करने वाले राजकुमार पर इतनी उदारता दिखा रही है और शुरुआत से ही 50,000 भारी घुड़सवार सेना दे रही है। अगर इसके पीछे कोई गुप्त मकसद न होता तो मुझे संदेह है कि कोई इस पर विश्वास करता। लू चेन ने उदासीनता से कहा, दादाजी, कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मैं आपसे विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि इस रहस्यमयी शक्ति का मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं, और इस रहस्यमयी शक्ति पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। लू चेन की बातें सुनकर चू शियोंग एक बार फिर अचंभित रह गई। क्या उनके अपने पोते का उस रहस्यमय शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण है? क्या ये सच हो सकता है? यह एक विशाल शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जो 50,000 भारी घुड़सवार सेना प्रदान करने में सक्षम है। यदि लू चेन वास्तव में उस रहस्यमय शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वयं उस शक्ति के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है? लेकिन क्या लू चेन इस साल सिर्फ 17 साल की नहीं है? कुछ ही वर्षों में वह पर्दे के पीछे छिपी इतनी विशाल शक्ति से संपर्क साधने में कैसे कामयाब हो गया? चू शियोंग को इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगा, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि लू चेन का उसे धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। वह अब चू परिवार के मुखिया नहीं है, इसलिए उन्हें धोखा देने से कोई फायदा नहीं होगा। लू चेन ने आगे कहा, दादाजी, मैंने सुना है कि चू परिवार का एक बड़ा हिस्सा वास्तव में आपका समर्थन करता है। क्यों न उन लोगों को भी उत्तरी क्षेत्र में बुलाया जाए? मुझे ये पूर्वाभास है कि ग्रेट सुम और ग्रेट वू के बीच युद्ध समाप्त होते ही ग्रेट सुम में गृहयुद्ध अपरिहार्य हो जाएगा। मेरे पिता ने इतने वर्षों तक मुख्य रूप से सैन्य अधिकार की कमी के कारण ही सहन किया है, लेकिन अब जब उनके पास यह अधिकार है और ये देखते हुए कि कुलीन परिवारों ने पर्दे के पीछे से इस युद्ध को भड़काया है, तो यह अत्यधिक संभावना है कि वे अपनी सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच चुके हैं और अब और सहन नहीं कर सकते। चू परिवार के विभाजित होने से लू चेन को कोई खतरा नहीं है। इसके अलावा चू परिवार के उत्तरी देश में चले जाने के बाद लू चेन वैध रूप से चू युकीन और चू किंगली से शादी कर सकेगा। चू युकीन और चू किंगली आधिकारिक तौर पर चू परिवार की सदस्य हैं, और जहां तक वांग परिवार के साथ चू युकीन की तयशुदा शादी का सवाल है तो बस चू शियोंग को सार्वजनिक रूप से शादी रद्द करनी होगी। वांग परिवार इसे स्वीकार करे या न करे, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चू युकीन ने तो उस आदमी का चेहरा भी नहीं देखा था जिससे उसकी शादी होनी थी, तो ऐसी शादी को मान्य कैसे माना जा सकता है? चू शियोंग द्वारा चू परिवार की एक और शाखा को जन्म देने के साथ उस विवाह व्यवस्था को रद्द करना आसान होगा। इसके अलावा चू युकीन और चू किंगली नामात्र के लिए चू शियोंग की दत्तक पुत्रियां हैं। लू चेन की बातें सुनकर चू शियोंग ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, राजकुमार, मुझे इस पर विचार करने दीजिए, मैं आपको आधे महीने में जवाब दूंगा। चू शियोंग का मन दुविधा में था। वह वास्तव में सुंग सम्राट से खुलकर टकराव नहीं करना चाहता था,
गृहयुद्ध चू परिवार और सुम साम्राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगा। उनके गुट का समर्थन करने वाले अधिकांश लोग शुरू में युद्ध शुरू करने के खिलाफ थे, लेकिन उनके दोनों भाइयों ने गुप्त रूप से ग्रेट वू और ग्रेट सुम के बीच युद्ध भड़का दिया। चू शियोंग को तो ये भी लगा कि उनका असली लक्ष्य सिर्फ युद्ध भड़काना नहीं हो सकता, वे वास्तव में सुम सम्राट को पद छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते होंगे। वांग परिवार की लापरवाह योजनाओं का अनुसरण करना एक दिन निश्चित रूप से विनाश की ओर ले जाएगा। हालांकि चू शियोंग को अपने पोते पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। वह फैसला लेने से पहले उत्तरी क्षेत्र की स्थिति का और अवलोकन करना चाहता था। अगर उत्तरी क्षेत्र में संभावनाएं कम पाई गईं, तो चू परिवार के लिए ग्रेट वू या ग्रेट जुए में स्थानांतरित होना बेहतर होगा। यह निश्चित रूप से ग्रेट सम में रहने से बेहतर होगा। इस विचार से चू शियोंग की भावनाएं जटिल हो गईं। आखिर कब उनके अपने विचार उनके कर्तव्यहीन बेटे के विचारों से मेल खाने लगे थे। उनके बेटे ने भी पहले ऐसा ही सोचा था। अगर ग्रेट सुम में गृहयुद्ध छिड़ जाता है तो वह तुरंत चू युकिन को लेकर ग्रेट वू या किसी अन्य राजवंश में भाग जाएगा, और अब उसके मन में भी ग्रेट सम से भागने का विचार आया। चू शियोंग की झिझक देखकर लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं दादाजी, जब भी आप उत्तर देश में बसने का फैसला करें, आप मुझे कभी भी बता सकते हैं। उत्तर देश के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। अध्याय 247 अध्याय 247 अध्याय 185 चू किंगली का आंतरिक निर्णय 1 अध्याय 247 अध्याय 185 चू किंगली का आंतरिक निर्णय 1 अनुवादक 54,96,90,339 लू चेन और चू शियोंग ने पूरी दोपहर बातें की और सूर्यास्त होने पर ही उत्तरी राजकुमार हवेली लौटे, जबकि चू शियोंग अभी भी रहस्यमयी चंद्रमा महल द्वारा खोले गए एक सराय में ठहरे हुए थे। जब लू चेन शाम को नॉर्थ प्रिंस मैंशन लौटा, तब तक पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। अब सर्दी का मौसम था और रात जल्दी हो जाती थी। इस समय चू युकिन राजकुमार के महल के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। लू चेन की वापसी देखकर चू युकिन बेहद घबरा गई और उसका सुंदर चेहरा गर्मी से लाल हो गया। उसने झट से अपना सिर घुमाया, लू चेन को अनदेखा करने का नाटक किया और राजकुमार के महल के प्रवेश द्वार से जल्दी से निकलने के लिए तैयार हो गई। लू चेन ने प्रवेश द्वार पर खड़ी उस आकर्षक आकृति को पहले ही देख लिया था। चू युकिन को उससे बचने की कोशिश करते देख उसने तुरंत खांसा और फिर कहा, मैडम चू, एक पल रुकिए, मुझे आपको कुछ अच्छी खबर बतानी है। लू चेन की बातें सुनकर चू युकिन एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ देर पहले लू चेन को लौटते हुए नहीं देखा हो और बोली, ओह चेन, तुम बाहर से वापस कैसे आ रही हो? आप जिस खुशखबरी की बात कर रहे हैं वह क्या है? चू युकिन के अनाड़ी अभिनय को देखकर लू चेन जोर से हंस पड़ा, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उसके लौटने का इंतजार करते हुए प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। फिर भी उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। लू चेन तुरंत घोड़े से उतरा, लगाम एक गार्ड को सौंप दी और फिर चू युकिन के पास पहुंचा। इस जवान आदमी को अपने करीब आते देख चू युकिन का दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। पहले होता तो वो इतनी करीब होने पर भी घबराती नहीं। लू चेन के शरीर को छूने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन समय बदल चुका था। जब से लू चेन ने खुलेआम उसके शरीर के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की थी, तब से लू चेन को देखते ही वह बहुत घबरा जाती थी। जब भी वह पास आता, उसे वे शब्द याद आ जाते जो उसने कुछ समय पहले अध्ययन कक्ष में कहे थे। जैसे ही वह उस बदमाश लू चेन की सेवा करने के बारे में सोचती, वह कांपने लगती। जब लू चेन चू युकिन के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसका चेहरा लाल हो गया है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम चू, आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? आपको बुखार तो नहीं है? बोलते बोलते लू चेन ने अपना हाथ बढ़ाकर चू युकिन के माथे को छुआ। चू युकिन सहज ही पीछे हटना चाहती थी, लेकिन लू चेन ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे वहीं खड़े रहना पड़ा। चू युकिन के माथे को छूने के बाद लू चेन ने बुदबुदाते हुए कहा, जैसा मैंने सोचा था, बहुत गर्म है, तुम्हें बुखार जरूर होगा। चू युकिन ने लू चेन को एक हल्की सी नजर से देखा और फिर बोली, चेना, तुम क्या कर रही हो? ये तो राजकुमार के महल का प्रवेश द्वार है, दूसरों के सामने दिखना ठीक नहीं है। एक राजकुमार इस तरह लापरवाही से कैसे व्यवहार कर सकता है? लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं तो ये भूल ही गया था। बात बस इतनी सी थी कि मैं आपकी सेहत को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित था, मैडम चू। ये मेरी गलती है। चू युकिन ने कोमल नाराजगी से भरे चेहरे के साथ कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आपके पास कोई अच्छी खबर है? आप वहां गए और आपने बताया क्यों नहीं? इसके बाद लू चेन ने कहा, मेरे दादाजी मुझसे मिलने नॉर्थ सिटी आए थे और हमने पूरी दोपहर बातें की। ये सुनकर चू युकिन की निगाहें लू चेन पर टिक गईं और उसने अविश्वास से पूछा, सच में? वह उत्तरी शहर कैसे आया? चू युकिन को चू परिवार की मौजूदा स्थिति की सामान्य जानकारी थी। सुम सम्राट और कुलीन परिवार के बीच व्याप्त तनाव को देखते हुए चू शियोंग का चू परिवार छोड़कर उत्तरी शहर भाग जाना उसके लिए आश्चर्य की बात थी। लू चेन ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वह अपने पोते से मिलने के लिए उत्तरी शहर आना चाहते हैं। ये सुनकर चू युकिन ने कहा, ये तो उनके काम करने के तरीके से मेल खाता है। इस पर चू युकिन ने पूछा, तो अब वह कहाँ रह रहा है? लू चेन ने उत्तर दिया, वह मिस्टीरियस मून पैलेस द्वारा खोले गए एक सराय में ठहरा हुआ है, लेकिन मैंने पहले ही उसके लिए रहने के लिए एक आवास की व्यवस्था कर दी है और वह कल किसी दूसरी जगह जा सकता है। फिर लू चेन ने चू युकिन का कोमल और नाजुक हाथ पकड़ते हुए कहा, बाहर तेज हवा चल रही है, चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं, मैडम चू। जैसे ही लू चेन के हाथ ने चू युकिन के हाथ को छुआ, उसे तुरंत एक झुनझुनी सी महसूस हुई, मानो कोई अजीब सी अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल रही हो।
लू चेन ने नौकरों की निगाहों की परवाह किए बिना चू युकीन का हाथ पकड़कर उसे सीधे राजकुमार के महल के प्रांगण में खींच लिया। चू युकीन ने झट से कहा, चेना, अपनी चाची को छोड़ दो, अगर दूसरे लोग देख लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। चू युकीन का अन्य से तात्पर्य राजकुमार के महल के नौकरों से नहीं, बल्कि विशेष रूप से चू किंगली से था। महल के प्रवेश द्वार पर नौकरों द्वारा देखे जाने से उसे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर उसकी बहन उसे देख लेती तो समस्या खड़ी हो जाती। चू युकीन का हाथ कसकर पकड़े हुए लू चेन ने कहा, अगर वे देख भी लें तो क्या हुआ, मेरी चाची का हाथ इतना ठंडा है तो उसे गर्म करने में क्या बुराई है। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन अफवाह फैलाने की हिम्मत करता है। बोलते समय लू चेन ने न केवल चू युकीन के दोनों हाथों को छोड़ा नहीं, बल्कि उसने अपना दूसरा हाथ भी उठाया और उसे अपनी हथेलियों में थाम लिया। ठंडी हवा चलने के बावजूद चू युकीन को जरा भी ठंड नहीं लगी, बल्कि उसे लगा कि उसका शरीर और भी गर्म होता जा रहा है। उसी क्षण चू युकीन को अचानक कुछ याद आया और फिर उसने शर्म से लाल होते हुए कहा, चेना, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मिस चेन फिर से नॉर्थ सिटी आए हैं। मैंने उनके लिए पिछली बार वाले कमरे में ही रहने का इंतजाम किया है। लू चेन ने कहा, अगर वह आ गई है तो उसे आने दो। राजकुमार के महल के प्रांगण में प्रवेश करने के बाद दोनों बर्फ में बिना आगे बढ़े खड़े रहे, क्योंकि चू युकीन के दोनों हाथ लू चेन ने पकड़ रखे थे, जिससे चलना भी असुविधाजनक हो रहा था। चू युकीन को यह अनुचित लगा, इसलिए उसने फिर कहा, चेना, तुम इन दिनों सुधार कार्यों में व्यस्त रही हो और थक गई हो। तुम्हें अपने कमरे में जाकर जल्दी आराम कर लेना चाहिए। तुम्हारी चाची अब गश्त पर जा रही हैं। तुम अपनी चाची को छोड़ दो। जैसे जैसे चू युकीन बोलती गई, उसकी आवाज नर्म होती गई। उसे शर्माते हुए और उसके गर्म हाथों को महसूस करते हुए देखकर और इस खूबसूरत महिला के भावपूर्ण व्यवहार को देखकर लू चेन बेचैन हुए बिना नहीं रह सका। फिर लू चेन ने कहा, मैडम चू, क्या आप भूल गई हैं कि आपने कुछ देर पहले अध्ययन कक्ष में मुझसे क्या कहा था। लू चेन द्वारा अध्ययन कक्ष का जिक्र करते ही चू युकीन के दिल की धड़कन और तेज हो गई और उसकी सांसें फूलने लगीं। उसने जल्दी से फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी चाची को याद है, बस बात यह है कि। एक पल रुककर उसने लू चेन की आंखों में देखा और कहा, चेना, क्या तुम अपनी चाची को थोड़ा और समय दे सकते हो। लू चेन ने कहा, महोदया चू, सर्दी का मौसम बीतने वाला है और बसंत की गर्माहट आने से पहले आपको तैयार रहना चाहिए। जैसा कि आप जानती हैं, बसंत आते ही पुरुष काफी बेचैन हो जाते हैं। अब जब जिक्सुआन और बाकी दोनों गर्भवती हैं और किक्सी और बाय अक्सर इस दौरान राजकुमार के महल में नहीं होते, तो सिर्फ नानयान और याओ याओ ही मेरी सेवा कर रही हैं। मुझे डर है कि वे दोनों इसे संभाल नहीं पाएंगी। लू चेन के इस निर्भीक शब्द को सुनकर चू युकीन इतनी शर्मिंदा हुई कि उनका मन किया कि वे कहीं छिप जाएं। इस पल बाहरी आंगन में एक चट्टानी बगीचे के पीछे बाहरी आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े दो लोगों को कोई घूर रहा था। चू किंगली ने दूर से ठंडे भाव से उन दोनों को देखा और कठोर स्वर में कहा, मुझे पता था कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। आज आखिरकार मैंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी गश्त पूरी करने के बाद चू किंगली चू युकीन को उसके कमरे में ढूंढने गई थी, लेकिन वह वहां नहीं मिली। उसने सोचा कि चू युकीन शायद लू चेन के अध्ययन कक्ष में गई होगी, इसलिए उसने वहां भी जांच की, लेकिन फिर भी उसे चू युकीन नहीं मिली। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदारों से यह पूछने वाली थी कि क्या उसकी बहन राजकुमार के महल से चली गई है, तभी उसने देखा कि वह कामुक व्यक्ति राजकुमार के महल के बाहरी आंगन में उसकी बहन को घसीट रहा है। अपनी बहन का लाल चेहरा और शर्मीले भाव देखकर वह बिल्कुल नई दुल्हन जैसी लग रही थी। पहले तो उसे बिना सबूत के सिर्फ शक था, लेकिन आज उसने आखिरकार उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। उसकी बहन उस लंपट आदमी के सम्मोहन में आ गई होगी, नहीं तो उसकी बहन के चेहरे पर ऐसा भाव कैसे आ सकता था। वह हमेशा से खुद को लू चेन की चाची मानती आई है। क्या चाची होने के नाते वह लू चेन को इधर उधर खींचती फिरेगी। स्पष्टतः उसकी बहन अब पूरी तरह से भ्रमित थी। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह क्या कर रही है। नहीं, यह अब और नहीं चल सकता। उसे अपनी बहन को बचाना था, लेकिन उसे कैसे बचाना चाहिए। उसकी बहन सम्मोहन में थी, कम से कम अभी के लिए वह राजकुमार के महल में रहने को तैयार है। सम्मोहन हटने तक, चाहे वह अपनी बहन को राजकुमार के महल से बाहर निकालने के लिए कितने भी तरीके अपनाए, उसकी बहन अंततः उत्तरी राजकुमार के महल में लौट ही आएगी। इसलिए अगर वह अपनी बहन को राजकुमार के महल से दूर ले जाना चाहती थी, तो इसका केवल एक ही तरीका था, लू चेन से निपटना और उसे स्वेच्छा से अपनी बहन पर से सम्मोहन हटाने के लिए राजी करना। तभी उसकी बहन को अक्ल आएगी और वह उसके साथ जाने को तैयार होगी। ये सोचते हुए चू किंगली ने मन ही मन फैसला कर लिया। बाहरी आंगन में कुछ देर तक लू चेन और चू युकीन के बीच खींचतान चलने के बाद लू चेन ने चू युकीन को छोड़ दिया। फिर वह भीतरी आंगन में नहीं लौटा, बल्कि अपने अध्ययन कक्ष की ओर चल दिया। उसे कुछ सरकारी काम निपटाने थे। लू चेन के अध्ययन कक्ष में प्रवेश करके दरवाजा बंद करते ही उसने प्रवेश द्वार पर खड़ी युवा नौकरानी को किसी से बात करते हुए सुना। मुखिया चू, राजकुमार अभी अभी अध्ययन कक्ष में पहुंचे हैं। मुझे उससे कुछ बात करनी है, उसे बता देना। जी हाँ चीफ चू, कृपया एक पल रुकिए। फिर नौकरानी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मालिक, मुखिया चू आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर लू चेन ने तुरंत अध्ययन कक्ष का दरवाजा फिर से खोल दिया। दरवाजे पर खड़ी चू किंगली को देखकर उसने उलझन में पूछा, किंगली, क्या बात है। चू किंगली ने लू चेन के सवाल का तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर खड़ी नौकरानी से कहा, आंगन के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। मुझे राजकुमार से कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी है और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है।
ये शब्द सुनकर नौकरानी हिचकिचा गई। सामान्य तौर पर चू किंगली उसे विदा करने की स्थिति में नहीं थी। यह अधिकार केवल राजकुमार को ही प्राप्त था। इसके बाद नौकरानी ने लू चेन की ओर मुड़कर देखा कि वह क्या कहेगा। चू किंगली की बातें सुनकर लू चेन असमंजस में पड़ गया। उससे इतनी महत्वपूर्ण बातें करनी है, भला उससे इतनी महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है। वह तो अपना पूरा दिन आंगन में यूं ही भटकते हुए बिताती थी और शायद ही उसके पास कोई महत्वपूर्ण बात हो। फिर भी लू चेन ने नौकरानी से कहा, श्याओ हुआन, मुखिया चू की बात सुनो और आंगन के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। लू चेन को ऐसा कहते देख नौकरानी ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ मेरे मालिक। इसके बाद नौकरानी अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गई। नौकरानी को विदा करने के बाद चू किंगली सीधे अध्ययन कक्ष की ओर चली गई। लू चेन तुरंत एक तरफ हट गई ताकि चू किंगली अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर सके। अंदर जाते ही लू चेन ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया और पूछना जारी रखा, किंगली, तुमने जिस महत्वपूर्ण मामले का जिक्र किया था वह क्या है? अध्याय 248, अध्याय 248, अध्याय 186। राजकुमार, आप नहीं चाहेंगे कि आपके रहस्य आपकी महिलाओं को पता चलें, है ना? _ अध्याय 248, अध्याय 186। राजकुमार, आप नहीं चाहेंगे कि आपके रहस्य आपकी महिलाओं को पता चलें, है ना? अनुवादक 54,96,90,339। इस समय चू किंगली अध्ययन कक्ष में खड़ी थी। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था, मानो उससे बर्फीली आभा निकल रही हो। उसने नीले रंग की एक चुस्त दुरुस्त लंबी पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी आकर्षक आकृति पर कसकर लिपटी हुई थी, जिससे उसका पतला और सुडौल शरीर पूरी तरह से निखर रहा था। लू चेन ने चू किंगली पर एक नज़र डाली और उसकी अनुकूलता का पता लगाने के लिए सिस्टम का उपयोग किया, जिससे पता चला कि उसके प्रति उसकी अनुकूलता पहले ही 99 तक पहुंच चुकी है। चू किंगली के राजकुमार के महल में आने के बाद से वह वहीं रह रही थी और हर दिन ड्रैगन और फीनिक्स चाय पी रही थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी लोकप्रियता बढ़कर 99 हो गई थी। अभी तक किसी कारणवश लू चेन को हमेशा ऐसा लगता था कि चू किंगली उसके प्रति कुछ द्वेष रखती है। उसका सामना कई बर्फीली सुंदरियों से हुआ था। बाई किंग उनमें से एक थी, चेन वानरों दूसरी थी। हालांकि उन सभी में एक ठंडा स्वभाव झलकता था, फिर भी उसे उनसे कोई दूरी या अस्वीकृति महसूस नहीं हुई। लेकिन चू किंगली के सामने उसे यह एहसास हुआ। क्या यह उसका अपना भ्रम था? उसी क्षण चू किंगली ने ठंडी निगाहों से लू चेन को देखा और कहा, राजकुमार, मुझे तुम्हारे किए गए उन कामों के बारे में पहले से ही पता है। ये सुनकर लू चेन स्तब्ध रह गया। चू किंगली का इससे क्या तात्पर्य था? उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानने का क्या मतलब था? ये कुछ ऐसा था जैसे कोई कांस्टेबल किसी अपराधी से कह रहा हो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल गया है, हमारे साथ चलो। होश में आने पर लू चेन ने उलझन भरे चेहरे से पूछा, किंगली, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लू चेन को अनजान होने का नाटक करते देख चू किंगली को लगा कि वह अपराध बोध महसूस कर रहा है और सीधे मुद्दे पर आ गई। मैं पहले से ही जानती हूँ कि राजकुमार के महल की सभी महिलाएं राजकुमार को इतना क्यों पसंद करती हैं। राजकुमार, आप नहीं चाहेंगे कि आपका रहस्य आपकी महिलाओं को पता चले, है ना? यह चू किंगली के ठंडे चेहरे को देखकर लू चेन कुछ पल के लिए अवाक रह गया। क्या चू किंगली उसे धमकी दे रही थी? हालांकि सुनने में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके बोलने का तरीका वाकई धमकी भरा था। लू चेन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। चू किंगली ने कहा कि वह जानती है कि राजकुमार के महल की महिलाएं उसे क्यों पसंद करती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वह ड्रैगन और फीनिक्स चाय के प्रभावों के बारे में जानती हो? ड्रैगन और फीनिक्स चाय वैवाहिक स्नेह को बढ़ावा दे सकती है और राजकुमार के महल के भीतरी दरबार की महिलाओं के बीच उसके प्रति स्नेह बढ़ा सकती है। यदि चू किंगली को ड्रैगन और फीनिक्स चाय के प्रभावों के बारे में पता होता तो वह संभवतः यही सोचती कि महिलाओं का उसके प्रति स्नेह पूरी तरह से इसी चाय के कारण है। हालांकि अब तक तो ऐसा लग रहा था कि उसने ड्रैगन और फीनिक्स चाय के प्रभावों के बारे में केवल मू जिक्सुआन से ही बात की थी, तो चू किंगली को इसके बारे में कैसे पता चल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में भी ड्रैगन फीनिक्स वृक्ष हो और चू किंगली ने इसे पहले कभी देखा हो? ये सोचते हुए लू चेन ने चू किंगली के ठंडे चेहरे की ओर देखा और फिर कहा, ओह, तुम्हें मेरा रहस्य पता है? मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हें मेरे बारे में किस तरह का रहस्य पता है। अगर पहले की बात होती तो लू चेन को वाकई इस बात का डर होता कि ड्रैगन और फीनिक्स चाय के असर के बारे में उसकी दूसरी महिलाओं को पता चल जाएगा, लेकिन अब महल के भीतरी प्रांगण की सभी महिलाएं उसके साथ एकजुट थीं और उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उन्हें चाय के असर के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या हुआ अगर उन्हें पता चल गया? उनकी सारी पसंद पहले से ही 100% थी और उनके मन में उसके लिए जो इतना स्नेह था वह केवल ड्रैगन और फीनिक्स चाय की वजह से नहीं था। ड्रैगन और फीनिक्स चाय महज एक मसाला थी, स्नेह को बढ़ावा देने वाला एक माध्यम मात्र। भावनाओं में वास्तविक वृद्धि तब हुई जब वे शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब थे। इसलिए चू किंगली के शब्दों से लू चेन को बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ। हालांकि लू चेन को इस बात की कुछ जिज्ञासा थी कि चू किंगली ऐसा कहकर क्या हासिल करना चाह रही थी, या शायद मुझसे अकेले मिलने का उसका इरादा मुझसे कुछ हासिल करना था। लू चेन को ये परखने की कोशिश करते देख कि क्या वह वाकई अनजान है, चू किंगली ने रहस्यमयी बातें करना बंद कर दिया और सीधे सीधे कहा, राजकुमार की ये स्त्रियां उसकी इतनी आज्ञाकारी इसलिए हैं क्योंकि उसने उन पर सम्मोहन का प्रयोग किया है। मेरी बहन भी उनमें शामिल है। सम्मोहन के बिना वे राजकुमार को इतना पसंद नहीं करते। चू किंगली की यह बात सुनकर लू चेन समझ गई कि वह सिर्फ अनुमान लगा रही थी और संयोग से उसका अनुमान सही निकला। हालांकि उसे असली कारण समझ नहीं आया था।
इसके बाद लू चेन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हालांकि चू किंगली असली वजह नहीं समझ पाई थी, फिर भी उसने उसे चिढ़ाने का इरादा किया। तब लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आपको पता चल ही गया है तो आप इसके बारे में क्या करना चाहेंगे? निजी बातचीत के लिए आपका अनुरोध ये दर्शाता है कि आपकी कुछ शर्तें हैं। बताइए, मेरे रहस्य को गुप्त रखने के बदले में आप क्या चाहते हैं? लू चेन की इस स्वीकारोक्ति को सुनकर चू किंगली ने मन ही मन सोचा, वाकई यह आदमी सम्मोहन का प्रयोग कर सकता है, और उसकी बहन भी इसके वश में आ गई थी। चूंकि उसने यह बात मान ली है तो और भी अच्छा है। अब जब इस आदमी की कमजोरी उसके हाथ में थी तो उसे विश्वास नहीं था कि वह अपनी प्रतिष्ठा की अनदेखी करेगा और उसकी बहन को जबरदस्ती नॉर्थ प्रिंस मैंशन में रखेगा। तब चू किंगली ने कहा, मेरी बहन का सम्मोहन तोड़ दो, उसे उत्तरी राजकुमार के महल से जाने दो, और मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। ये सुनकर लू चेन मुस्कुराया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चू किंगली उसे ढूंढने आई थी। आखिर बात तो चू युकीन की ही थी। हंसने के बाद लू चेन ने चू किंगली के खूबसूरत ठंडे चेहरे को देखा और कहा, किंगली, क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? बचपन से ही मैडम चू ने मेरा पालन पोषण किया है। क्या आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ देंगी? चाहे मैं सम्मोहन का इस्तेमाल कर पाऊं या नहीं, मैडम चू मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। आपको ये सोचना छोड़ देना चाहिए। चू किंगली ने धमकी देते हुए कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारा रहस्य उजागर कर दूंगी? लू चेन ने उदासीनता से जवाब दिया, अगर आप दूसरों को बताना चाहते हैं तो बता दीजिए, वैसे भी मेरी प्रतिष्ठा इतनी अच्छी नहीं है। लू चेन के बेशर्म शब्दों को सुनकर चू किंगली क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। ठीक है, वह ये बात कैसे भूल सकती थी? उत्तरी राजकुमार को तो पहले से ही अज्ञानी और वासना में डूबा हुआ व्यक्ति माना जाता था। अगर वह उत्तर राजकुमार का रहस्य उजागर भी कर देती तो भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। वह जगह तो पहले से ही खंडहर थी, उसके ढहने की तो बात ही क्या थी। इससे तो लोगों के मन में लू चेन की छवि एक व्यभिचारी व्यक्ति के रूप में और भी पक्की हो जाती। इसके अलावा अगर राजकुमार के महल की महिलाओं को पता भी चल जाता कि उन्हें एक लंपट व्यक्ति ने सम्मोहित कर लिया है तो शायद उन्हें ये बात हास्यास्पद न लगे। सम्मोहन के प्रभाव में आए लोगों को विश्वास ही नहीं होगा कि उन्हें सम्मोहित किया गया है। वे तो बस यही सोचेंगे कि सम्मोहन का दावा करने वाला व्यक्ति पागल हो गया है। लेकिन चू किंगली इसे यूं ही जाने देने को तैयार नहीं थी। वह अब भी अपनी बहन को बचाना चाहती थी। भला वह इसे यूं ही कैसे छोड़ सकती थी? इसके बाद चू किंगली ने पूछा, मेरी बहन को रिहा करने के लिए आपको क्या चाहिए? ये सवाल सुनकर लू चेन कुछ देर तक सोच विचार करते हुए गंभीर मुद्रा में आ गया। फिर उसकी निगाहें चू किंगली के सुंदर शांत चेहरे पर टिक गईं। कुछ देर बाद लू चेन बोला, अगर आप चाहते हैं कि मैं मैडम चू पर से सम्मोहन हटा दूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ऐसा ही है। ये कहते ही लू चेन की निगाहें एक बार फिर चू किंगली के पूरे शरीर पर घूम गईं। हाल के दिनों में उसने चू किंगली को इतनी जल्दी जीतने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि चू किंगली खुद प्रस्ताव लेकर आई थी इसलिए उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। अध्याय 249 अध्याय 249 अध्याय 187 सब कुछ मेरी बहन के लिए है। एक अध्याय 249 अध्याय 187 सब कुछ मेरी बहन के लिए है। एक अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन के लिए अपने दरवाजे पर परोसी गई स्वादिष्ट चीज का आनंद लेने में कोई बुराई नहीं थी। आज चू किंगली की धमकी ने उसे पूरी तरह से चौंका दिया, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जबकि चू किंगली उसके अध्ययन कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी, उसका इरादा उसे सही सलामत बाहर जाने देने का नहीं था। लू चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, किंगली, आपको क्या लगता है कि मैडम चू पर से सम्मोहन हटाने के लिए आपको मुझसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? लू चेन की निगाहें अपने शरीर पर टिकी देखकर चू किंगली को अचानक एक अजीब सी अनुभूति हुई। वह बाई किंग जैसी नहीं थी। हालांकि दोनों को ठंडी सुंदरता वाली माना जाता था। बाई किंग में शुरू में एक तरह की भावनाहीन ठंडक थी, जबकि चू किंगली के भीतर भावनाएं थीं। हालांकि चू किंगली एक हत्यारी थी जिसने लंबे समय से अपनी भावनाओं को छिपा रखा था, जिसके कारण उसका व्यवहार इतना ठंडा था। भावनाओं के साथ साथ ड्रैगन और फीनिक्स चाय के उत्प्रेरक प्रभाव के कारण उसकी हृदय गति अनजाने में एक क्षण के लिए तेज हो गई। लू चेन की तीखी निगाहों के नीचे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह बर्फ में फंसी एक छोटी सी सफेद खरगोश हो जिसे एक बड़ा बुरा भेड़िया निशाना बना रहा हो। हालांकि लू चेन ने अभी तक कुछ कहा नहीं था, लेकिन वह पहले से ही उसके दिल में छिपे भयावह विचारों को भांप सकती थी। इस लंपट की कामुक निगाहें स्पष्ट रूप से उसके शरीर के प्रति उसकी वासना को दर्शा रही थीं। इस विचार से चू किंगली का कोमल शरीर अनायास ही कांप उठा। अपने शरीर में हो रही असामान्यताओं को दबाने की कोशिश करते हुए चू किंगली ने उदासीनता से कहा, जब तक आप मेरी बहन पर से सम्मोहन हटा देंगे मैं आपकी हर बात मानूंगी। चू किंगली ने मन ही मन सोचा कि अगर इससे उसकी बहन को इस राक्षस से मुक्ति मिल सकती है तो थोड़ा सा बलिदान देना कोई बड़ी बात नहीं है। वह अपनी बहन को उस लंपट के महल से छुड़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। चू किंगली की प्रतिक्रिया सुनकर लू चेन के होठों के कोने फिर से ऊपर उठ गए। वह उसकी ओर बढ़ा और बोला, ओह, क्या ऐसा है? जैसे जैसे लू चेन करीब आती गई चू किंगली के दिल में घबराहट उमड़ पड़ी और उसके शांत चेहरे पर चिंता की एक झलक दिखाई दी। जब लू चेन चू किंगली से बस एक कदम दूर रुका तो उसने उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, किंगली, तुम काफी समय से उत्तरी राजकुमार के महल में हो। तुम्हें मुझे अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए। मैं किस तरह का इंसान हूँ, मुझे क्या पसंद है,
मेरी पत्नियों और रखेलों के साथ भावनाओं पर चर्चा करना मेरा एकमात्र शौक है, इसलिए महिलाएं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मेरे दिल में मैडम चू मेरी खास महिलाओं में से एक हैं और आप उन्हें मुझसे छीनने की सोच रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जब तक इस बिंदु पर लू चेन की आवाज धीमी हो गई और उसकी शिकारी निगाहें एक बार फिर चू किंगली के सुंदर शरीर पर घूम गईं। हालांकि चू किंगली बेहद तनाव में थी, फिर भी उसने भावहीन होकर कहा, जब तक कि क्या? लू चेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तक तुम उसकी जगह नहीं ले लेते। ये सुनकर चू किंगली का दिल जोर से धड़कने लगा। वास्तव में ये लंपट ठीक यही सोच रहा था, उसके शरीर पर ललचा रहा था, लेकिन अपनी बहन की खातिर, उसकी स्वतंत्रता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए वह जोखिम उठाने को तैयार थी। ये सोचकर चू किंगली ने तुरंत कहा, मैं आपकी शर्तें मान लेती हूँ। जैसे ही आप मेरी बहन पर से सम्मोहन हटाएंगे, मैं उसकी जगह आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करूंगी। चू किंगली के नेक स्वभाव को देखकर लू चेन हल्के से मुस्कुराया। क्या वह सचमुच ये सब सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रही थी? किसी कारणवश लू चेन को ये संदिग्ध लगा। वह यकीन के प्रति चू किंगली की असामान्य भावनाओं के बारे में जानता था। सिस्टम के परिचय के कारण उसने चू किंगली की भावनात्मक प्रोफाइल को पहली बार देखते ही देख लिया था। लेकिन अब जबकि चू किंगली की उसके प्रति अनुकूलता लगभग 100% तक पहुंच चुकी थी, तो क्या उसके मन में यकीन के लिए अभी भी वे असामान्य भावनाएं थीं? क्या वह अपनी बहन के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार है? इससे लू चेन को संदेह होने लगा। इस समय लू चेन के मन में एक परिकल्पना थी जिसे वह परीक्षण करने की योजना बना रहा था। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, चूंकि आप मान गई हैं, तो मैं मैडम चू पर से सम्मोहन हटाने का वादा कर सकता हूँ। लेकिन सम्मोहन हटाना इतना आसान नहीं है। सम्मोहन की कला पर मेरा नियंत्रण उतना कुशल नहीं है। इसे हटाने में कुछ समय लगता है। चू किंगली ने ठंडे लहजे में कहा, जब तुम मेरी बहन पर से सम्मोहन का प्रभाव हटा दोगे, तभी मैं तुम्हारी औरत बनूंगी। लू चेन ने उदासीनता से जवाब दिया, मुझे डर है कि इससे काम नहीं चलेगा। चू किंगली ने ठंडे स्वर में पूछा, क्यों नहीं? लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको सच में लगता है कि एक बार मेरी सेवा करने से मैं आपकी बहन को सम्मोहन से मुक्त करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? किंगली, तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी राय रखती हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक नीच और बेशर्म आदमी हूँ। मैं सम्मोहन जैसी गंदी चालों का सहारा ले सकता हूँ। भला मैं तुम्हारी बहन को सिर्फ एक बार के बाद कैसे जाने दे सकता हूँ? लू चेन की बातें सुनकर चू किंगली की मुट्ठी थोड़ी और कस गई। चू किंगली ने आगे पूछा, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? लू चेन ने हाथ उठाया और एक उंगली को अंक 1 का प्रतीक बनाकर दिखाया। चू किंगली ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? लू चेन ने उत्तर दिया, 100 बार। चू किंगली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर बोली, अगर मैं आपकी 100 बार सेवा करूं तो आप मेरी बहन पर से सम्मोहन हटा देंगे? लू चेन ने कहा, हाँ। चू किंगली ने पूछा, अगर तब तक तुम अपने वचन से मुकर गए तो क्या होगा? लू चेन ने मुस्कुराते हुए चू किंगली की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई विकल्प है? लगता है पहल मेरी ही है ना? अगर आप इच्छुक नहीं हैं, तो आप अभी जा सकते हैं। मैं, चू किंगली के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। सच तो ये है कि वह लू चेन को हरा नहीं सकती थी और उसकी बहन अभी भी सम्मोहन के प्रभाव में थी। अगर वह लू चेन को हरा भी देती तो क्या होता अगर उसे कुछ हो जाता और उसकी बहन दिल टूटने से मर जाती? चू किंगली के ठंडे चेहरे पर दुविधा का एक अंश देखकर लू चेन ने आगे कहा, तुम्हारे पास केवल एक ही मौका है। अगर तुम आज सहमत नहीं होती हो तो तुम्हारी बहन हमेशा के लिए उत्तरी राजकुमार के महल में ही रहेगी। ये कहते ही लू चेन जाने के लिए मुड़ गया। घबराकर चू किंगली ने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। चू किंगली ने मन ही मन सोचा कि जब तक उसकी बहन को आजादी वापस मिल जाती है, तब तक उसने जो कुछ भी किया वह सार्थक था। वह इसे कुत्ते के काटने जैसा ही समझेगी। चू किंगली की सहमति देखकर लू चेन के चेहरे पर एक चंचल मुस्कान फैल गई। क्या इस युग में महिलाओं की चालें इतनी परिष्कृत थीं? चू किंगली अपनी बहन की खातिर ऐसा करने का बहाना तो नहीं बनाएगी और फिर उसे अपने साथ ऐसा करने देगी, है ना? ये सच था या नहीं, इसका पता उसे जल्द ही चल जाएगा। एक बार जब वह उसके दिल में जगह बना लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वह क्या सोच रही है। इसके बाद लू चेन ने कहा, चूंकि आप सहमत हो गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। लू चेन की बातें सुनकर चू किंगली ने उलझन में कहा, क्या शुरू करें? लू चेन मुस्कुराई और फिर बोली, मेरी सेवा करो। चू किंगली जम गया। हालांकि उसने बहुत कुछ देखा और सुना था, पर उसने कभी इसका अनुभव नहीं किया था। उसे बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। वह उसकी सेवा कैसे कर सकती थी? चू किंगली को वहां अचंभित खड़ा देखकर लू चेन ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने शायद पहले कभी किसी की इस तरह सेवा नहीं की होगी। मैं तुम्हें खुद सिखाता हूँ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, लू चेन ने सीधे चू किंगली का हाथ पकड़ लिया। अचानक एक आदमी के हाथों में आने से चू किंगली बेहद घबरा गई। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लू चेन की ताकत देखकर वह उसे अपनी बाहों में भर बैठी। उसके कुछ बोल पाने से पहले ही उसने उसे पहला चुंबन दिया। चू किंगली का मन दहशत में आ गया और उत्तरी राजकुमार के महल में उसने जो आवाजें सुनी थीं, उनके बारे में वह जितना ज्यादा सोचती गई, उतना ही ज्यादा भयभीत होती गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी आंतरिक शक्ति गायब हो चुकी थी। चू किंगली ने मन ही मन सोचा, सब खत्म हो गया, वह भी इस लंपट के वश में हो गई होगी। इसे भूल जाओ, सब कुछ उसकी बहन के लिए है। जल्द ही चू किंगली ने लू चेन को उसे चूमने की अनुमति दे दी। चुंबनों से उसका दिमाग धुंधला होने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया जब लू चेन ने आखिरकार उसे जाने दिया। जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है,
तभी उसे कपड़े के फटने की आवाज सुनाई दी। उसके नितंबों पर सिहरन दौड़ गई और अगले ही पल वह लू चेन की औरत बन गई। अध्याय 250 अध्याय 250 अध्याय 188 अंदर आइए, चलिए अच्छी बातचीत करते हैं। एक अध्याय 250 अध्याय 188 अंदर आइए, चलिए अच्छी बातचीत करते हैं। एक अनुवादक 54,96,90,339। मेजबान को पत्नी प्राप्त करने पर बधाई। पुरस्कार कागज बनाने की उन्नत तकनीक, छपाई की तकनीक और कलम बनाने की सरल तकनीक। मेजबान और पत्नी ने एक बार भावनाओं का विकास किया है। ची शोधन मंत्र का अनुभव मूल्य 300 बढ़ गया है। कायाकल्प कौशल का अनुभव मूल्य 300 बढ़ गया है। ड्रैगन फीनिक्स यिन यांग मंत्र का अनुभव मूल्य 400 बढ़ गया है। मेजबान ने भावनात्मक कृत को ट्रिगर किया है। सभी साधना तकनीकों के अनुभव मूल्य दोगुने हो गए हैं। मेजबान और उनकी पत्नी के बीच दिल से दिल का जुड़ाव स्थापित हो गया है। विशेष पुरस्कार के रूप में अवशोषण तकनीक का प्रयोग किया गया है। साथ ही 100 बैरेट गोलियों का अतिरिक्त उपहार भी दिया गया है। लू चेन ने सिस्टम की नोटिफिकेशन ध्वनि पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी सारी ऊर्जा चू किंगली पर लगा दी। बर्फ के पहाड़ के रूप में जानी जाने वाली इस खूबसूरत जगह की अपनी एक अलग ही खूबसूरती है और लू चेन ने पूरी रात अपने अध्ययन कक्ष में बिताई। उनके कारण अध्ययन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। रात जल्दी बीत गई, लेकिन अध्ययन कक्ष के अंदर का शोर अभी भी कम नहीं हुआ था। बहुत सवेरे उठने पर मुजिक्सुआन ने देखा कि लू चेन पूरी रात घर नहीं लौटा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसने येल नानयान के घर रात बिताई होगी, क्योंकि लू चेन के पास इतनी सारी पत्नियां थीं, तो उसके लिए हर रात घर आकर उसके साथ सोना नामुमकिन था। हालांकि नाश्ते के बाद येल नानयान और राजकुमार के महल की महिलाएं चाय का आनंद लेने के लिए मुख्य आंगन में आईं। इस पर मुजिक्सुआन ने पूछा, नानयान, क्या राजकुमार कल रात स्प्रिंग साउंड कोर्ट गए थे? मैंने किसी को दलिया तैयार करने के लिए कहा है जो वहाँ भेजा जाएगा। येल नानयान ने उत्तर दिया, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। येल नानयान की प्रतिक्रिया सुनकर मुजिक्सुआन ने अपनी नजरें जिया झो और दाझो दोनों की ओर घुमाईं। झो जियाक्सियाओ ने तुरंत कहा, राजकुमार कल रात भी हमारे यहाँ नहीं आए थे। मुजिक्सुआन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, क्या वह बाय या किंगसी के घर गया होगा? येल नानयान ने कहा, कल रात पड़ोसी आंगन से कोई आवाज नहीं आई, इसलिए शायद वह किंगसी के घर नहीं गया था। अगर लू चेन स्प्रिंग साउंड कोर्ट के बगल वाले आंगन में गया होता तो शोर जरूर होता। वह अपनी महिला दासियों के साथ काफी सख्ती से पेश आता था, इसलिए शोर न होना नामुमकिन था। मुजिक्सुआन अभी यह सोच ही रही थी कि दलिया कहाँ भिजवाया जाए, तभी बाय किंग और चू यूकिन आंगन से गुजरी। उन दोनों को देखकर मुजिक्सुआन ने तुरंत कहा, बाय मैडम चू, क्या आपने कल रात राजकुमार को देखा था? ऐसा लगता है कि वह वापस नहीं आए। ये सुनकर दोनों वहीं रुक गए। बाय किंग ने भावहीन होकर कहा, राजकुमारी को जवाब देते हुए, इस दास ने उसे नहीं देखा। मुजिक्सुआन का सवाल सुनकर चू यूकिन को तुरंत पिछली रात की घटना याद आ गई। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी झलक उठी और उसने जवाब दिया, कल रात वह अध्ययन कक्ष में गया था। वह सुबह तक किसी काम में व्यस्त रहा होगा। मुजिक्सुआन ने कहा, तो वह अध्ययन कक्ष में था। श्याओ रू, किसी को दलिया अध्ययन कक्ष में ले जाने के लिए कहो। मुजिक्सुआन के बगल में खड़ी नौकरानी ने तुरंत कहा, जी महाराज। उसी क्षण चू यूकिन और बाय किंग एक के बाद एक वहां से चली गईं। चू यूकिन सीधे अध्ययन कक्ष की ओर गईं ये देखने के लिए कि लू चेन अभी भी वहां है या नहीं। चू यूकिन अभी अध्ययन कक्ष के आंगन के प्रवेश द्वार पर ही पहुंची थी कि गुलाबी कपड़े पहने एक नौकरानी दरवाजे पर कांप रही थी। चू यूकिन थोड़ी देर रुकी और फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आमतौर पर नौकरानियां दिन के समय अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ी रहती थीं, लेकिन रात में यदि लू चेन अभी भी अध्ययन कक्ष में होता तो नौकरानियां भी अंदर आ जाती, क्योंकि बाहर अत्यधिक ठंड हो जाती थी। नौकरानियां लंबे समय तक खड़ी नहीं रह सकती थीं और उन्हें ये सुनिश्चित करने के लिए दीपक पर भी नजर रखनी पड़ती थी कि वह बुझ न जाए और लू चेन के काम को प्रभावित न करे। नौकरानी ने तुरंत जवाब दिया, कल रात जब शिफ्ट बदल रही थी तो शियाओ हुआन ने मुझे बताया कि राजकुमार और कोई व्यक्ति अध्ययन कक्ष में महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे और हमें अध्ययन कक्ष के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं पूरी रात यहीं खड़ी रही। नौकरानी की बातें सुनकर चू यूकिन हैरान रह गई। क्या आप लोग जरूरी मामलों पर चर्चा कर रहे हैं? ऐसा कौन सा मामला है जिस पर चर्चा करने में पूरी रात लग सकती है? चू यूकिन ने आगे कुछ नहीं पूछा और सीधे आंगन में प्रवेश कर अध्ययन कक्ष की ओर चल पड़ी। आम लोग तो यूं ही अध्ययन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। उत्तरी राजकुमार के महल में लू चेन के अलावा वह जहां चाहे वहां जा सकती थी। यह विशेषाधिकार लू चेन ने उसे दिया था। कुछ ही देर में चू यूकिन अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंची और हिचकिचाते हुए बोली, चेना, क्या तुम अभी भी अध्ययन कक्ष में हो? बाहर से आती आवाज सुनकर नींद में डूबी चू किंगली तुरंत जाग उठी। वह जल्दी से उठकर छिपने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठते ही लू चेन ने उसे वापस नीचे धकेल दिया। लू चेन की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया न देखकर चू यूकिन अचंभित रह गई। क्या हो रहा था? इसके बाद चू यूकिन ने कमरे के अंदर से दबी हुई आवाजें सुनी। इस समय चू किंगली का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसका दिल अत्यधिक भय से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं उसकी बहन अंदर न आ जाए और सब कुछ न देख ले। अगर उसकी बहन को पता चल गया कि चू किंगली का लू चेन के साथ अफेयर चल रहा है तो वह भविष्य में उसका सामना कैसे करेगी? चू किंगली ने लू चेन की पकड़ से छूटने की कोशिश में अपनी कमर फिर से मरोड़ दी, लेकिन जितना ज्यादा वह संघर्ष करती, लू चेन उसकी पतली कमर को उतनी ही कसकर पकड़ लेता।
पूरी रात जागने के कारण चू किंगली की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब लू चेन की पकड़ से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। शायद चू युकीन के बाहर होने के कारण ही लू चेन अचानक बेहद उत्साहित महसूस करने लगा। अध्ययन से कोई प्रतिक्रिया न देखकर चू युकीन ने फिर से कहा, चेना, क्या तुम्हारी चाची अंदर आ सकती हैं? चू युकीन की बातें सुनकर चू किंगली का चेहरा डर से पीला पड़ गया। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उसकी बहन अंदर आ रही थी। चू किंगली इतनी घबरा गई कि उसके दिल में डर चरम पर पहुंच गया, जिससे उसके शरीर की हर मांसपेशी अकड़ गई। लू चेन ने गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि वह इस तरह से नहीं चल सकता। फिर उसने खांसते हुए कहा, मैडम चू, मैं किसी से जरूरी बात कर रहा हूँ, कृपया बाद में आइएगा। अध्याय 251, अध्याय 251, अध्याय 188 अंदर आइए, चलिए अच्छी बातचीत करते हैं। अध्याय 251, अध्याय 188 अंदर आइए, चलिए अच्छी बातचीत करते हैं। अनुवादक 54,96,90,339। लू चेन की आवाज सुनकर चू युकीन का दरवाजा खोलने के लिए उठा हाथ हवा में ही रुक गया। उसके मन में थोड़ी जिज्ञासा जागी। वह सोचने लगी कि आखिर किस बात पर पूरी शाम चर्चा करने की जरूरत है। ये हो सकता है अमर, क्या लू चेन के अमर गुरु आए थे? इस विचार से चू युकीन अंदर ही अंदर और भी ज्यादा घबरा गई। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो लू चेन पूरी रात बिना वापस आए अध्ययन कक्ष में क्यों रहता? तब चू युकीन ने कहा, चेना, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, आराम से बातें करो। इतना कहकर चू युकीन जाने के लिए मुड़ गई। चू युकीन की बातें सुनकर चू किंगली और लू चेन ने आखिरकार राहत की सांस ली। शायद चू युकीन द्वारा पहले उन्हें चौंका दिए जाने के कारण लू चेन अब नकारात्मक भावनाओं से भर गया था और उसने तुरंत अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं चू किंगली पर निकाल दी। चू युकीन अभी आंगन से बाहर निकली ही थी कि उसे अध्ययन कक्ष से एक महिला की आवाज सुनाई दी। वह सोच ही रही थी कि लू चेन के गुरु कैसे दिखते होंगे। तभी कमरे के अंदर से आती आवाज ने अचानक उसके विचारों को बाधित कर दिया। चू युकीन का दिमाग सुन्न पड़ गया और उसके चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट झलक उठी। फिर उसने हल्की सी आह भरी और बुदबुदाई, मुझे लगा था कि उसका अमर गुरु आया होगा। लगता है वो अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसीलिए तो वो पूरी रात अपने कमरे में नहीं गया। उसके बोलने के बाद चू युकीन के गाल हल्के से लाल हो गए। उसे अचानक एहसास हुआ कि अध्ययन कक्ष इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान प्रतीत होता है। अध्ययन कक्ष भीतरी आंगन का हिस्सा नहीं था और हालांकि चू किंगली भीतरी आंगन में गश्त करती थी, लेकिन वह आमतौर पर जाने से पहले अध्ययन कक्ष पर बस एक नज़र डाल लेती थी। बाहरी आंगन और अध्ययन कक्ष की रखवाली की जिम्मेदारी अब मुख्य रूप से बाई किंगली की थी, इसलिए चू किंगली ने अध्ययन कक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा लू चेन के लिए बिना वापस लौटे पूरी रात अध्ययन कक्ष में रहना भी असंभव नहीं था। क्या लू चेन ने पिछली रात अध्ययन कक्ष में नहीं बिताई थी? इस विचार के साथ ही चू युकीन का दिल अचानक बुरी तरह से बेचैन हो गया। वह ऐसी बातें सोच भी कैसे सकती थी? वह सचमुच बेशर्म थी। तुरंत ही चू युकीन ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से खुद को इस विचार में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। अपनी बहन से पकड़े जाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि उसे कहीं दूर भेज दिया जाए। अध्ययन कक्ष में इस तरह की हरकतें छुप छुप कर करना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे ऐसा लगता कि वे किसी अनुचित काम के लिए चोरी छिपे गए थे। अपनी जिद्दी छोटी बहन के बारे में सोचते हुए चू युकीन ने आह भरी। ठीक उसी समय चू युकीन ने अध्ययन कक्ष में आवाजें तेज होते हुए सुनी, जिससे उसकी उलझन और बढ़ गई। वह आवाज कुछ किंगली की आवाज जैसी क्यों लग रही थी? चू युकीन ने अपनी कनपटी को रगड़ा और खुद को यकीन दिलाया कि यह एक श्रवण मतिभ्रम ही होगा। पिछले कुछ दिनों से अपनी बहन को दूर भेजने के तरीकों के बारे में सोचते रहने और यहाँ तक कि अपने सपनों को साकार करने के कारण श्रवण मतिभ्रम का अनुभव होना स्वाभाविक था। इस बात की प्रबल संभावना थी कि अध्ययन कक्ष में मौजूद वांग उपनाम वाली वह निर्लज महिला ही थी। केवल वही इतना शर्मनाक व्यवहार कर सकती है। जब भी वह अध्ययन के लिए खुफिया जानकारी देने आती थी तो अंत में वह लू चेन के साथ कुछ न कुछ अप्रिय काम कर बैठती थी। इस विचार ने चू युकीन के दिल में एक कड़वाहट पैदा कर दी। उस अध्ययन को एक बार फिर देखते हुए उसने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज में बुदबुदाया, लानत है उस कुतिया की, कितनी बेशर्म है। यह अध्ययन कक्ष स्पष्ट रूप से चेना के लिए सरकारी मामलों से निपटने का स्थान था और वह महिला हमेशा इस तरह की अशोभनीय हरकतें करने आती थी जिससे इसकी पवित्रता भंग हो जाती थी। हालांकि चू युकीन असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह उस महिला को अंदर से बाहर निकालने के लिए अध्ययन कक्ष की ओर नहीं दौड़ी और इसके बजाय गुस्से में आंगन से चली गई। चू युकीन जा चुकी थी, लेकिन लू चेन का अध्ययन कक्ष में काम अभी खत्म नहीं हुआ था और वह अनिश्चित समय तक व्यस्त रहा। सर्दी का मौसम बीतने ही वाला था और छतों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और नीचे टपकने लगी। आज मौसम सुहावना था और धूप खिली हुई थी। इस समय गुलाबी और फिरोजी रंग की कमल के बादल वाली पोशाक पहने एक खूबसूरत महिला अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ रही थी। लिन वान्यून और चेन वानरोंग ने पिछली रात भर इस बारे में चर्चा की थी। चेन वानरोंग का मानना था कि अब ग्रेट वू द्वारा ग्रेट सुम को करारा प्रहार करके उसकी शक्ति को काफी हद तक कम कर देने और उत्तरी राजकुमार की काली घुड़सवार सेना के विनाश के साथ लू चेन के साथ एकजुट होने का ये सही अवसर था। साथ ही लू चेन को वश में करने के लिए उस पर प्रेम कृमि का प्रयोग करके वे सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र का निर्माण कर सकते थे। बेशक सूक्ष्म ड्रैगन मंत्र तो सिर्फ एक पहलू था, इसके अलावा लू चेन को नियंत्रित करने का एक और महत्वपूर्ण लाभ था। रहस्यमयी चंद्रमा महल तब उत्तरी शहर का वास्तविक शासक बन जाएगा। हालांकि उत्तरी शहर अभी भी काफी दरिद्र था,
लेकिन इसमें अपार संभावनाएं थीं, विशेष रूप से उत्तरी राजकुमार हवेली की धन कमाने की योजनाएं, जो रहस्यमयी चंद्रमा महल के लिए तेजी से पर्याप्त मात्रा में चांदी जमा कर सकती थीं। राज्य की पुनर्स्थापना के लिए चांदी की आवश्यकता थी। चांदी से वे आसानी से मामलों को सुलझा सकते थे, लोगों की वफादारी खरीद सकते थे और इसी तरह हथियार बनाने के लिए भी चांदी की आवश्यकता होती थी। इसलिए चेन वानरोंग ने लू चेन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। वह उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में, अपनी सेवा में रखना चाहती थी। आज लिन वान्युन का काम मध्यस्थ की भूमिका निभाना था। वह अब लू चेन की मैडम लिन थी और राजकुमार के महल में गार्ड कमांडर के पद पर भी थीं, जिससे उन्हें लू चेन से आसानी से संपर्क करने की सुविधा मिली और इस तरह वह एक आदर्श संपर्क सूत्र बन गईं। जैसे ही लिन वान्युन अध्ययन कक्ष के पास पहुंचने वाली थी, अचानक उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी जो तेजी से उसके सामने से गुजर गई। लिन वान्युन ने अपनी निगाहें केंद्रित कर लीं। ये चू किंगली था। चू किंगली के कपड़े फटे हुए थे, मानो वह किसी भयंकर युद्ध से गुजरी हो, और उसने अपने किंगोंग कौशल का उपयोग करते हुए तेजी से अपने कमरे में वापस भाग गई। लिन वान्युन ये दृश्य देखकर चौंक गई। जैसे ही वे एक दूसरे के पास से गुजरे, एक हल्की हवा चली और जल्द ही लिन वान्युन को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। लिन वान्युन हैरान थी, ये कैसी गंध थी, यह इतनी अजीब क्यों लग रही थी। लिन वान्युन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि अभी ऐसे मामलों पर विचार करने का समय नहीं था। आज उसके सामने एक और महत्वपूर्ण काम था, लू चेन के साथ खुलकर बातचीत करना। अध्याय 252, अध्याय 252, अध्याय 188। अंदर आइए, चलिए अच्छी बातचीत करते हैं। _3 अध्याय 252, अध्याय 188। अंदर आइए, चलिए अच्छी बातचीत करते हैं। _3 अनुवादक 54,96,90,339। इसके बाद लिन वान्युन ने अपना सिर घुमाया और अध्ययन कक्ष की ओर चलना जारी रखा। इस दौरान लू चेन पिछली रात के सिस्टम प्रॉम्प्ट की जांच कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू किंगली को हराने के बाद सिस्टम उसे इतने सारे शानदार पुरस्कारों से नवाजेगा। कागज बनाने की तकनीक और छपाई की तकनीक नॉर्थ सिटी की भावी शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। इन दोनों क्षमताओं के साथ उनकी शैक्षिकी योजनाएं अंततः पूरी तरह से लागू की जा सकती थीं। यद्यपि वर्तमान युग में कागज बनाने और छपाई की अपनी तकनीकें मौजूद थीं, फिर भी उनकी दक्षता बहुत कम थी। विशेष रूप से सफेद कागज की बात करें तो इसे केवल धनी लोग ही वहन कर सकते थे और आम लोग तो सफेद कागज का उपयोग कर ही नहीं सकते थे। एक बार इन दोनों तकनीकों में सुधार हो जाने पर भविष्य में सफेद कागज और किताबों की कीमतें कम हो जाएंगी। तब तक गरीब लोग भी सफेद कागज का उपयोग कर सकेंगे और किताबें खरीद सकेंगे। सरल कलम बनाने की तकनीक की बात करें तो इस उपकरण को अनावश्यक माना जा सकता है। बेशक अगर कलमों का व्यापक प्रचार प्रसार हो जाए तो भविष्य में कागजात और नौकरानियों को स्याही पीसने की जरूरत नहीं रहेगी और कलम से लिखना ब्रश से लिखने की तुलना में तेज हो सकता है, जिससे सांस्कृतिक प्रसारण की दक्षता में भी संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है। इसी क्षण लू चेन की नज़र सिस्टम प्रॉम्प्ट की तीसरी पंक्ति पर पड़ी। क्या पत्नियों और रखेलों के दिल और दिमाग एक समान हैं? क्या ये सूचना काफी समय से दिखाई नहीं दी थी? उसे याद आया कि जिस रात उसने राजधानी शहर में दाझोउ और शियाझोउ के साथ संबंध बनाए थे, उस रात पहली बार सिस्टम ने उसे संकेत दिया था कि उसका दिल और दिमाग उसकी पत्नियों और रखेलों के अनुरूप हैं, और फिर उसने उसे एक बैरट और 20 गोलियों से पुरस्कृत किया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि 1 साल से अधिक समय बाद ये फिर से प्रकट होगा। लू चेन ये जानने के लिए उत्सुक थी कि हृदय और मन के सामंजस्य की यह धारणा वास्तव में कैसे उत्पन्न हुई और सामंजस्य में होने का क्या अर्थ है। इसी विचार के साथ लू चेन ने सीधे पूछा, प्रणाली, पत्नियों और रखेलों के साथ मन और भावनाओं का सामंजस्य कैसे निर्धारित किया जाता है? क्योंकि सामंजस्य बनाए रखने से सिस्टम पुरस्कार भी मिल सकते थे, इसलिए लू चेन ने भविष्य में अपनी पत्नियों और रखेलों के साथ हृदय मन का सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करने की योजना बनाई। दोनों पक्षों का एक ही समय पर एक ही स्थिति में प्रवेश करना हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य माना जाता है। यह सिस्टम की व्याख्या सुनकर लू चेन कुछ हद तक अवाक रह गया। क्या इसी तरह से हृदय और मस्तिष्क का सामंजस्य स्थापित होता है? इस बारे में ज्यादा सोचे बिना उन्होंने फिर अवशोषण तकनीक के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। जिस बात ने वास्तव में उनकी दिलचस्पी जगाई वह थी उनकी यह विशेष क्षमता। अवशोषण तकनीक साधना के बाद व्यक्ति दूसरे की कौशल को अवशोषित करके उसे अपने भीतर समाहित कर सकता है। यह अवशोषण तकनीक पूर्ण संस्करण है जो अवशोषित सभी कौशल को ऐसी शक्ति में परिवर्तित करती है जिसे शरीर के भीतर बिना किसी संघर्ष के ग्रहण किया जा सकता है। अवशोषण तकनीक की प्रस्तावना पढ़ते ही लू चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये खेती तकनीक, ये कुछ हद तक डरावना था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। लिन वान्युन अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंची। जैसे ही वह अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने देखा कि लू चेन संतुष्ट भाव से बाहर आ रहा है। अपने सामने खड़ी उस सुडौल हसीना को देखकर लू चेन मुस्कुराया और पहल करते हुए पूछा, मैडम लिन, क्या आपको मुझसे कोई काम है? लिन वान्युन ने कहा, चेन, महल के स्वामी ने मुझे आपसे कुछ बात करने के लिए भेजा है। लिन वान्युन को अभी भी कुछ अपराध बोध महसूस हो रहा था। आखिर उसके सामने खड़ा युवक यू का बेटा था। अगर उसे सच में कुछ हो गया तो वह परलोक में अपनी बहन यू का सामना कैसे कर पाएगी? लिन वान्युन की बातें सुनकर लू चेन मन ही मन चौंक गया। किसी विषय पर चर्चा करें, चेन वानरों को अधीरता महसूस हो रही होगी। अच्छा हुआ वह भी अधीर हो रहा था। कल रात चू किंगली को पूरी तरह से खा जाने के बाद लू चेन की आंतरिक इच्छाएं एक बार फिर बढ़ गईं। कल रात अचानक इतने सारे पुरस्कार मिलने के बाद लू चेन की संतानोत्पत्ति की उत्सुकता ने उसे क्रियाशील बना दिया था।
तब लू चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम लिन, अंदर आइए, चलिए अच्छी बातचीत करते हैं।